वो कहते हैं ना कूज़े में दरिया बंद करने वाली बात। अगर मैं ये बताऊँ आपको तो मेरा ख़्याल है एक फ्री थिंकर दरवेश है। मैं ये समझता हूँ कि दरवेशी जो है वो शायद ब्लड में आई ठीक है। और फ्री स्टाइल थिंकिंग जो है ना जी ये थोड़ा फिर मॉडर्न दरवेश। ग्रेजुअली हाँ, डेवलप हुई। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कोई एक्ट कर पाऊँगा या कोई इस तरह की चीज़ हो सकेगी। ये तो ये समझें कि एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड एक्टर हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे पास प्रोग्राम में जो पर्सनैलिटी आज मौजूद है, इनके ऊपर जब मैं रिसर्च कर रहा था और मेरी पूरी टीम बैठी हुई थी, तो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में हर एंकर ने या होस्ट ने इनका इंट्रो जो दिया उसमें यही कहा कि परिज़ाद ड्रामा है, उसमें आपका रोल था, बड़ा अच्छा था। फिर मैंने अगला एक और इंटरव्यू खोला, उसमें भी मैंने देखा परिज़ाद ड्रामा है, उसमें से आपका रोल था, बड़ा अच्छा था। तो ज़्यादातर इंट्रो में इनका बस यही इंट्रो दिया गया है कि परिज़ाद ड्रामा और उसमें से रोल था या 1-2 ड्रामे। जो पर्सनैलिटी है, वो तो मैं आपको वैसे ही आप देख ही लेंगे, लेकिन ये सिर्फ़ परिज़ाद में इनका रोल नहीं था। इसके अलावा ये कितने मल्टी हैं, कितने टैलेंटेड हैं, क्या-क्या हैं, ये आपको ये खुद ही ज़बानी बताएँगे। हमारे साथ मौजूद हैं आसिम शाह काका खेल। कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम मैं सलाम। बिल्कुल ठीक हूँ। आसिम भाई, आपने सुन तो लिया है कि परिज़ाद में आपने रोल किया, आपने बड़ा अच्छा था ड्रामा ये वो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आसिम खुद बता दें कि आसिम क्या है? एक्टर है, फिलोसोफर है, स्क्रिप्ट राइटर है, कोई पोएट्री करते क्या है आसिम? अगर मैं इसको वो कहते हैं ना कूज़े में दरिया बंद करने वाली बात। अगर मैं ये बताऊँ आपको तो मेरा ख़्याल है एक फ्री थिंकर दरवेश है, ओहो हो! बस। फ्री थिंकर दरवेश। हाँ जी, कि बेपरवाह है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुँ, लोगों के ओपिनियंस से। लेकिन मेरी अपनी जो सोच है, मेरे अपनी जो थ्योरीज़ हैं, जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, हुँ, जो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ इंसिडेंट्स की वजह से हुँ, आश्कार हुई। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको पता नहीं होता लेकिन जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं, कुछ बड़ों की तरफ से आता है, कुछ ब्लड लाइन में होता है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको कहीं न कहीं एक गिफ्ट मिल जाता है बीच में। हुँ। तो मैं ये समझता हूँ कि दरवेशी जो है वो शायद ब्लड में आई ठीक है। और फ्री स्टाइल थिंकिंग जो है ना जी, ये थोड़ा फिर मॉडर्न दरवेश। ग्रेजुअली डेवलप हाँ, हुई मॉडर्न दर आहिस्ता-आहिस्ता। मज़ा आता है इस फ़ील्ड में। अब ये दरवेश की एक अलग लाइफ़ होती है ना, अपनी ज़िंदगी में मस्त। बेशक, मज़ा बेशक। आता है कि उनको एक दरवेश को मैं तो नहीं हूँ, आपका छोटा भाई हूँ और शागिर्द भी हूँ, इस फ़ील्ड में बहुत छोटा हूँ मैं। लेकिन बड़ा अच्छा टॉपिक है। अब देखिए ना, हाँ आप जी। हैं एक्टर, आप फिलोसोफर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, बड़े हैं, आपके बारे में बड़ा सुना है मैंने। लेकिन जो टॉपिक आपने छेड़ दी ना, मेरा दिल करता है मैं आपके साथ 1-2 घंटे इसी पे बोलूँ। इतना मज़े का टॉपिक है। बस असल जो है वो तो यही है जी, दरवेशी है। अच्छा, बाद में आएँगे कि ड्रामे, फ़िल्म ये सब कुछ उस पे, पहले आपकी पर्सनल लाइफ़ के ऊपर बात करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आसिम ये एक्टर ना होते, फ़िल्म ड्रामों में ना होते, तो फिर क्या होते? मैं बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोफेशनल हूँ। मेरे लिए मेरी अपनी जो इंडस्ट्री थी, जो अभी भी है खैर, उसमें काफ़ी कुछ था, बड़ी हैपनिंग लाइफ गुज़री है, अल्लाह का शुक्र है। ट्रैवलिंग भी बहुत रही, बहुत सारी इनोवेटिव किस्म की चीज़ें हमने की हैं पाकिस्तान में। ब्रांड स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं हम लोग, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, ब्रांड एक्टिवेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स और इस तरह की चीज़ें और प्रमोशनल कैंपेन्स हमने बड़ी की हैं, इवन नॉट इवन इन पाकिस्तान, मतलब अफ़गानिस्तान में भी की हैं। ठीक। तो मैं बड़ा डीपली इन्वॉल्व्ड रहा हूँ उस इंडस्ट्री के साथ। ठीक है। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कोई एक्ट कर पाऊँगा या कोई इस तरह की चीज़ हो सकेगी। ये तो ये समझें कि एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड एक्टर हूँ मैं। जो अच्छा, लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं कहीं पे कि जी ये एक्टिंग करता है, तो मैं उनको कोशिश करता हूँ कि मैं अगर मौका मुनासिबत हो, तो मैं उनको करेक्ट करूँ कि जी नहीं, एक्टर नहीं, एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड एक्टर। एक्सीडेंटली हैं? हाँ जी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कर सकता हूँ। तो कैसे हुआ ये? कहाँ से कहानी शुरू हुई? कहानी शुरू हुई जी 2018 में। मैं अफ़गानिस्तान से मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, मैं पाकिस्तान वापस आया, थोड़ा फ्री था। तो यहाँ पर ये हम टीवी की प्रोडक्शन टीम्स हुँ, मूव कर रही थी कराची से इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद, बिल्कुल, तो इन्होंने वहाँ पे एक ड्रामा था जिसमें इनको चाइल्ड स्टार्स चाहिए थे। बिल्कुल। तो मेरे बच्चे हैं वो
यहाँ पे हमारे एक बड़े से पुराने दोस्त हैं जलाल हैदर खान, अच्छा। तो वो उनके स्टूडेंट भी थे ताइक्वांडो वगैरह। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी उनको बच्चे चाहिए, तो बच्चे मेरे ज़रा माशाल्लाह से क्यूट से हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ये बच्चे जो हैं इनको हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो बेटा मेरा तो नहीं हो सका सिलेक्ट, लेकिन बेटी सिलेक्ट हो गई उसमें। अब बच्चों के साथ चूँकि आना जाना हम किसी और के हवाले उनको नहीं करते, हम स्कूल भी अगर आना जाना हो तो जब तक फैमिली का अपना कोई मेंबर साथ ना हो, हमने उनको स्कूल भी कभी नहीं भेजा। गुड। तो उस दौरान फिर ज़ाहिर है घर में से किसी को तो जाना था। तो शूटिंग के आपको पता है कितने वो लंबे स्केड्यूल्स होते हैं। सुबह 10 बजे स्टार्ट होता था, रात को 10, 11, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी कई दफ़ा हम लोग रात को घर आए वापस। सो हम लोग अपने बच्चों को इस तरह से अलाउ नहीं करते। तो मेरा उनके साथ आना जाना हुआ। उस दौरान प्रोडक्शन टीम के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ, सबके साथ थोड़ा-सा इंटरेक्शन रहा। और बीच में एक दिन उन्होंने कहा कि जी हमारे पास एक रोल है जो आप कर सकते हैं। मैंने कहा मैंने तो कभी किया नहीं है। स्कूल का एक हाँ, हमारा होता था टाइम, उसमें बज़ में अदब एक होता था हमारा। बिल्कुल। तो वो क्वार्टरली या बाय-एनुअली आप कुछ कर लें हाँ, छोटी-मोटी कोई एक्टिविटीज़, तो वो स्कूल लेवल तक होती है, उससे ज़्यादा तो आपने कभी कुछ नहीं किया हुआ। ऐसे ही। तो मैं तो वहमो-गुमान में भी नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, आपको नहीं पता कि आप कर सकते हैं, हमें पता है आप कर सकते हैं। कर सकती आप हैं। सिर्फ़ हम ही भरें। तो मैंने कहा जी चलें ठीक है। वो मैंने ठीक है कहा तो अगले दिन से उन्होंने शुरू हो कहा गई। जी आ जाएँ। मेरे ही घर पे आए, उन्होंने वो लाइट वगैरह सेटअप कर रहे थे, साथ उन्होंने स्क्रिप्ट पकड़ा दी। अच्छा। अब वो स्क्रिप्ट जो थी वो डांट-डपट वाली थी कि वो एक लड़की का मैं ट्यूटर होता हूँ और मैं उसको ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो वो उसको डाँटना था। तो वो जब शूट ख़त्म हुआ तो मेरी बेगम ने उनसे कहा कि जी ये तो स्क्रिप्ट के बगैर भी ये बड़े आराम से कर लेते, कोई मसला अच्छा। नहीं। इस चीज़ के लिए स्क्रिप्ट की गुस्सा ज़रूरत नहीं थी। निकाल दिया बेगम ने। तो हाँ, ऑफ़ कोर्स ज़ाहिर है उनको तो मौका चाहिए होता। तो बस फिर वहाँ से वो गपशप में ये चीज़ स्टार्ट हुई। और फिर 2019 में ये तो ख़ैर एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट था। लेकिन 2019 में फिर इन्होंने सबने बड़ी मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती करके सितंबर अक्टूबर 2019 ये ऐद वफ़ा, फिर जो तू चाहे, और फिर उसके बाद सबात, सबात। और ये सब जब एक सीक्वेंस में चलना शुरू हुए, फिर ये समझें कि जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स मेरा स्क्रीन पे आना एक वो रेगुलर सी एक चीज़ बन रही थी। रेगुलर। अच्छा, जो जहाँ-जहाँ पे ड्रामा हो, फ़िल्म हो, आपको जो रोल मिले, आप पे सूट करते हैं। आपने सबसे ज़्यादा एन्जॉय किसमें किया? मेरे लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा वो नहीं रहा कोई भी। हुँ। बेसिकली होता क्या है, मेरी 2-3 चीज़ें हैं जो कि मुझे कुछ जो सीनियर हैं इंडस्ट्री के जिनके साथ इत्तेफ़ाक़ी मुलाकात हुई, आबिद अली साहब के साथ, जावेद शेख अच्छा। साहब के साथ, उन दोनों ने मुझे यही कहा कि इट डज़न्ट सीम लाइक इट्स योर फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं कैमरा को इग्नोर कर देता हूँ। तो वो कहते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा जी मेरे लिए मुझे नहीं समझ आ रही क्यों, लेकिन बहुत ईज़ी है। कि मैं उस वक़्त ये नहीं सोच रहा होता कि मैं कैमरा पे हूँ या कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है या लोग देखेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस सिचुएशन में और इस तरह का इंसान अगर मैं होता, तो मैं क्या करता? ठीक है। तो वो एक स्पेसिफ़िक क्राइटेरिया है उस कैरेक्टर का, वो एक पर्सोना है, और उसकी वो सिचुएशन है जिसमें किस तरह से उसने रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से उसको एज़्यूम करता हूँ और वहाँ से ठीक। मैं वो एक्ट कर लेता हूँ, बस एक्ट कर लेते सिंपल हैं। सी बात। चलें, एक्टिंग की बात हो रही है। ये फ़ैसला आपका, आपको अभी क्या लगता है कि आपने ये जो रास्ता चुना है, सही था या गलत फ़ैसला था आपका? अम, मुश्किल सवाल है। हाँ। फ़ैसला चूँकि नहीं था, हुँ। इसलिए मैं गलत हाँ, फ़ैसला तो नहीं कह सकता। एक्सीडेंटली आए हैं आप। लेकिन इत्तेफ़ाक अच्छा हुआ है, हुस्न इत्तेफ़ाक समझ लें इसको। हुस्न इत्तेफ़ाक हाँ हो जी। जाए। तो अभी इसको आगे लेके चलेंगे इस किस्से को? हाँ, लेकिन मैं हूँ बड़ा सिलेक्टिव, और मैं कोशिश करता हूँ कि बस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आना। अच्छा। मैंने अपनी एक लिमिटेड सी वो रखी हुई है। अगर कोई रोल मुझे पसंद आ रहा है, जो मुझे खुद समझ आ रहा है, तो फिर तो ठीक है। जो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उसको रिफ्यूज़ कर देता हूँ। हैं बेसिकली कहाँ, मानसेरा से हैं? जी, जी, मानसेरा से। आपके दोस्तों से मुझे सारी बातें पता लगी हैं, अच्छा। मानसेरा से हैं आप। तो उम्मीद है कि अच्छी बातें पता लगी सारी अच्छी बातें होंगी। हैं। और अच्छा दोस्त ऐसे ही होता है कि पीठ पीछे आपकी अच्छी बातें करे। ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ कोर्स। तो मानसेरा से ये सफ़र शुरू यहाँ तक कैसे आना हुआ? क्या-क्या मसाइल दरपेश हुए? क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या सीखा?
देखें, ज़िंदगी में हर रोज़ बंदा कुछ ना कुछ सीखता है। मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी डिफरेंट गुजरी। मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 10 महीने का था, और आई वाज द ओनली चाइल्ड। फिर चूंकि दोनों फैमिलीज़ में थोड़ी दुश्मनी थी, मुखालफत थी ननिहाल ददियाल में, तो मेरी अम्मी भी मुझसे अलहदा हो गई व्हेन आई वाज लाइक 14-15 मंथ्स। सो मुझे मेरे दादा अबू ने, दादी ने, मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे पाला है। पाला। माई ग्रैंड फादर ही वॉज अ सीनियर पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड, अच्छा। सो ही ब्रॉट मी अप लाइक अ थानेदार। मतलब ठीक। वो बचपन से ही, सख्ती से। मतलब हाँ जी, सख्ती नहीं, पठान, हाँ। मैं उसको सख्ती नहीं कहूँगा, मैं उसको ये कहूँगा कि डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन तरह थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का डिसिप्लिन। वो ये नहीं था कि जी अच्छा जी सुबह सवेरे उठो तो ये करो तो वो करो, जिस तरह हाँ, फौजी ड्रिल होती है, गुड। वो नहीं, वो जो डिसिप्लिन गलत नहीं है था। उनको गलत हाँ कहा, जी, जो सही है सही कहा। लॉजिक पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, इंटेग्रिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने हमेशा मुझे ये सिखाया है कि आपने खौफ नहीं खाना, घबराना नहीं है किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। और कोशिश करनी है कि आपका डिसीजन जो है वो वाइज डिसीजन हो। वाइज डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ज़िंदगी में। आपकी हर एक मोड़ पे एक टेस्ट आएगा ज़रूर। उस टेस्ट के लिए आपको जितनी भी आपकी जो है रियाजत इबादत जो है वो करनी है, और वो आपने उससे पहले करनी है। उस टाइम पर शायद आप नहीं कर सकते। तो जिस तरह से उन्होंने मुझे बचपन से मतलब पढ़ाई लिखाई इस तरह की थी, होम स्कूलिंग थी स्टार्ट में। आर्मी बर्न हॉल जूनियर स्कूल जो है उसमें मैंने स्टार्ट लिया, और इतना एक अजीब सा वो था टाइम कि मैं 4.5 साल का था और मैं ग्रेड 2 में था। अच्छा। हाँ जी। सो मैंने कभी नर्सरी के जी प्रेप वगैरह कुछ नहीं पढ़ा। फिर उसके कुछ 8-9 महीने जब गुजरे, मैं ग्रेड 3 में चला गया, 5 साल का था मैं उस वक्त। और फिर अचानक एक दिन डिसीजन हुआ कि नहीं, इसको अपनी आंखों के सामने रखना है, और गांव में टाट वाले स्कूल पे डाल दिया जाके। अच्छा। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, और बिल्कुल। वहाँ जाके ग्रेड 4 में हमें ABC पढ़ाई जा रही है। ओहो। तो मैं इस तरह के काफ़ी सारे टर्मोइल्स जो है ना वो मैं गुजार चुका। उतार चढ़ाव हाँ आए जी, हैं। तो वो बचपन से फिर लेट्स से 4 साल की एज से उन्होंने मुझे शूटिंग सिखा दी, गन शूटिंग किस तरह से करनी है। और ये भी नहीं कि जी ये पत्थर है इसको मारो, ये दरख्त है उसको मारो, नहीं। पठानों का एक हाँ ये जी, तो देखें कंपटीशन हमारे में हो। कल्चर का हिस्सा भी है जी पठानों हाँ, का। जी हाँ, जी और हाँ। शौक भी है। शौक भी है, हाँ। सर्कमस्टांसेस भी आपके ज़ाहिर इसी तरह के होते हैं हाँ, वहाँ पे, बिल्कुल। और भी इस तरह की चीज़ें। सो उनका ये होता था कि पहले तो सिर्फ उठा के लेके जाना है साथ पिस्टल उनका। फिर उसके बाद थोड़े अरसे के बाद उन्होंने मुझे अलाउ किया कि अच्छा चलाओ। एक ज़रा चलाओ। तो मैं ज़रा घबराया, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है छोड़ दो ना चलाओ। तो उन्होंने लोड करके गन मेरे हाथ में दी, अच्छा ये वैसे ज़रा इसको करो, अच्छा। चलाओ ज़रा देखो ट्रिगर दबा सकते हो या नहीं। तो वो हाथ छोटे थे, 4 साल के बच्चा कितना होता है, पर खैर वो मैंने किया, और वो डज की एक आवाज़ आई और कानों में से पी पी। हाँ, ज़ाहिर बात है, फर्स्ट टाइम। तो वो जो एक शौक तो लगा, लेकिन उसके बाद मज़ा भी बहुत आया। मैंने कहा यार ये तो बहुत मज़े की चीज़ है। पठानों को तो ये चीज़ें बहुत पसंद है। बस फिर उसके बाद हर रोज़ एक, लेकिन शर्त ये थी कि अगर मैंने जो टारगेट उन्होंने दिया है अगर वो मैंने मिस किया तो अगले 2 दिन में शूट नहीं कर सकता। अच्छा। तो वो फिर कोशिश होती थी कि एक गोली है और इसको ज़ाया नहीं होने ज़ाया देनी। नहीं होने देनी। सो वो भी एक डिसिप्लिन था। हाँ। तो वो इस तरह का डिसिप्लिन कि जिसमें आप अपने आप को ज़िंदगी के लिए और इस दुनिया के लिए प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करते हैं। आपके दादा का बहुत अहम रोल है आपकी जी हाँ, ज़िंदगी में। जी हाँ, मेरी आप ज़िंदगी में देखें, बहुत आपने जो अभी तक हमारा जो इंटरव्यू चल रहा है, आपने जो दादा साहब के हवाले से बात की है, मैंने उनको देखा नहीं है, मिला नहीं हूँ, लेकिन यकीनन कह सकता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरबियत की है, वो सामने नज़र आ रही है। तरबियत सर नज़र आ जाती है, चाहे हाँ जी, वालिद की हो या बिल्कुल, किसी की भी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ा अहम रोल होता है ज़िंदगी में तरबियत का। बल्कि वो मुझे साथ रखते थे, बुजुर्गों के फैसले होते थे। मेरे सामने एक बंदे ने सुसाइड की, उसको उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया वो मुझे याद है। और बड़ा मैंने उनके जितने भी वो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स जो होती हैं ना, उनके ऊपर उनका बड़ा फोकस होता था हमेशा। और कभी कोई जिस तरह से गांव में किसी का आपस का कोई मसला है, उसके लिए कोई जिरगा है, जिरगे का फ़ैसला है, फिर उसके बाद एक तो मुझे साथ बिठाते थे और दूसरा वो बताते होते थे कि ये फ़लाना आया था, उसने इस तरह से बात की, ये उसकी बॉडी लैंग्वेज थी। उस वक्त की पुलिस ज़रा डिफरेंट थी, वो ज़रा इन्वेस्टिगेटिव थे और वो साइकोलॉजिकली चीज़ों को एवेल्यूएट करते बड़े थे जो उस तरह होते हैं से। उनको पता होता जी है कि हाँ, किस तरह हैंडल करना है सिचुएशन को। हाँ जी। आसिम भाई, ये बताएं कि
हर इंसान के अंदर ना एक एक अलग दुनिया होती है। अब मैं मुकद्दर खान, इन सबको मैं बड़ा जॉली सा दिखता हूँ, शुगल मेले वाला, और जिंदा दिल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ, अंदर मेरे क्या चल रहा है ये दुनिया को नहीं पता होता। आपके बारे में अगर आपको दुनिया जानती है, आपको देखते हैं सब, तो आप एक्टर हैं, बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं माशाल्लाह से, और भी एक्टिविस्ट भी हैं। अंदर क्या हैं आपके? कैसे हैं अंदर से? अंदर भी ऐसे ही हैं या? देखें, वो जो पहली मैंने बात की थी दरवेश वाली, हाँ, वो दरवेशी है। दरवेश। लेकिन शायद मैं ये समझता हूँ कि अभी मैं पूरी तरह से ना दरवेश हूँ, ना मुसलमान हूँ, हाँ, ना वो मैंने उस स्टेज पे क्वालिफाई नहीं किया अभी। बिल्कुल। क्योंकि अभी भी मेरे अंदर गुस्सा है, अभी भी मेरे दरवेश अंदर, गुस्सा नहीं करता। हाँ जी, वो नहीं करता। ठीक और अभी भी मुझे कई दफ़ा मैं स्टबन हो जाता हूँ, वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखें, ईमान का जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिकली, जी। वो बड़ा डिफरेंट है। मोमिन जिसको हम लोग कहते हैं बेसिकली, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से ऑर्डर दिए हैं और डायरेक्टली कम्युनिकेट किया, या अय्युहल लज़ीना आमनू। निशानियां बताई हैं कि ठीक है जी, मोमिन क्या है, कौन है। एग्जैक्टली। तो वो जो निशानियां हैं उनमें से अगर आप देखें, जो अकीदा है उसको हम एक तरफ साइड पे रख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला की वादानियत पे हमारा यकीन है, सारे अंबिया पे, सारे पैगम्बरों पे हमें यकीन है, सारी किताबों पे, सारे सहीफ़ों पे हमें यकीन है, सारे फरिश्तों पे हमारा यकीन है, ईमान है हमारा ये सब, ठीक है जी। लेकिन ये ईमान का अकीदा वाला एलिमेंट है। इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग है बेसिकली, सही। कि जब आपके अंदर प्योरिफिकेशन आए। ये सफ़ाई नस्फ़ ईमान है, मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये घटिया तरीन ट्रांसलेशन है इसकी, जिसकी आपको उस तरह से उसकी मैग्नीट्यूड की समझ ही नहीं आ रही कि तवूर क्या चीज़ है। बिल्कुल। तवूर जो है बेसिकली, उसको अंग्रेज़ी में अगर हम ट्रांसलेट करें तो दैट्स प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन। क्लिनलीनेस। ठीक। एक थोड़ा सा छोटा वर्ड है। क्लिनजिंग थोड़ा सा और बड़ा है। और क्लिनजिंग के बाद फिर आपकी आदत प्योरिफिकेशन जब आपकी हो जाती है ना किसी चीज़ की, तो वो है कि वो आपका दिल, दिमाग, सोच, ज़ुबान, नज़र, हाथ, हर चीज़ जो है वो प्योरीफाइड हो, कि उससे किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई किसी का दिल ना दुखे, किसी के साथ ज़्यादती ना हो, कुछ ना हो। लेकिन हम चूँकि कमज़ोर लोग हैं, हम अभी उस दर्जे पे नहीं पहुँचे, तो हम गुस्सा भी कर जाते हैं। कोई हमारे ख़िलाफ़ गलत बात करे, हम कहते हैं ऐसी की तैसी, मैं इसके ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी मेरी काफ़ी ट्रेनिंग होनी है। अच्छा, जिंदगी आपने माशाल्लाह से उम्र आई पूछ एम सकता हूँ? 46 नाउ। 46। कोई ऐसा यादगार वाकया, लम्हा जिससे सबसे ज्यादा खुशी हुई आपको? एक ये हो गया, दूसरा आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा चेंज लाया हो कोई ऐसा वाकया, ये दोनों दोनों बताएं। ओके, मैं शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे अभी, क्योंकि वाक़यात तो बहुत ज़्यादा हैं। बड़ी एडवेंचरस किस्म की लाइफ गुजरी है मेरी। कहते हैं दिल में खुदा रहता है, आपके दिल में और दिमाग में इस वक्त जो आ रही है बात, बस वही है, अल्लाह ने आपके लिए आगे कर दी कि यही ट्रू, वाली बात करो। ट्रू, ट्रू। अम, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उस वक्त हुई थी कि जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था। माशाल्लाह। और मतलब उसके पैदा होने से पहले भी एक खुशी थी, लेकिन जब मैंने उसको देखा पहली दफ़ा और उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के बाकायदा देखा, अभी वो कुछ मेरा हाल 1 घंटे का भी नहीं था बेचारा, बहुत ही छोटा सा था। लेकिन जब उसने मुझे देखा है ना, तो वो यूं उसने आंखों में आंखें डाली डायरेक्ट, और वो एक एलिमेंट ऐसा था उस लम्हे का कि मैं अभी भी अगर उसको मैं देखता हूँ तो बड़ी मुझे एक वो ख़ास फीलिंग्स हैं उसके साथ। मेरे दूसरे 2 बच्चे हैं, उनके साथ भी मेरी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है, एफिलिएशन है। लेकिन पहला बच्चा ज़ाहिर है उसकी एक अलग बात होती है। जो मेरे दूसरे 2 बच्चे हैं वो ट्विन्स हैं, बेटा और बेटी। ठीक है। तो बेटी चूँकि इकलौती बेटी है, उसके साथ अपनी एक एफिलिएशन है, एक लगाव है, एक मोहब्बत है। जो छोटा बेटा है वो मेरा बहुत ज़्यादा लाडला है, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था वो बीमार था, वो इनक्यूबेटर में था और मैं उसके साथ रहा 5 दिन हॉस्पिटल में, और वो ये समझता है कि मैं ही उसकी माँ हूँ, मैं ही उसका बाप हूँ। तो तीनों के साथ एक अलग एसोसिएशन तो है। लेकिन जो बड़ा बेटा है, और वो जो आपने जिस लम्हे की बात की, तो वो लम्हा वो वाला था। ठीक हो। दूसरा लम्हा खुशी का वो था कि जब हम ये समझते थे कि इसको शायद वो डिसलेक्सिया है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उसकी नज़र कमज़ोर थी। अच्छा। अब हमें डॉक्टर्स ने भी ये बताया, हमें उनके स्कूल के टीचर्स भी यही बता रहे हैं इसको डिसलेक्सिया है। हम भी गूगल वगैरह पे सर्च कर रहे हैं तो वही है, क्योंकि वो उल्टे सीधे वर्ड्स लिख देता था, कुछ चीज़ें आगे पीछे लिखता था, कुछ चीज़ें उसको समझ नहीं आती थी। फिर एक दफ़ा उसका
आँखों का चेकअप जब करवाया, एक दफ़ा उसका जब आई टेस्ट करवाया हमने, तो पता चला कि जी उसकी नज़र कमज़ोर है। अच्छा। अब वो पहली दफ़ा मैं उसको लेके गया हूँ आई स्पेशलिस्ट के बाद, वो जो आप जाते हैं ना शॉप में टेस्टिंग के बाद कि जी अच्छा अब ये वाली ग्लासेस लगेंगी। जब उसने वो फ्रेम उसके ऊपर उन्होंने लगाया और उसमें डिफरेंट किस्म के ग्लासेस रखे ग्लासेस। और वो सामने उसने दिखाया, अच्छा जब उसने देखा ना कहता है वो वाह, हम्म। तो वो एक मेरे लिए बड़ी अजीब सी चीज़ थी कि ये 5 साल इस बच्चे को नज़र ही नहीं आ रहा था सही तरह से, ओह। और आज इसको पहली दफ़ा नज़र आया है। ओह। तो वो उसकी एक एक्साइटमेंट या उसका वो जो एक वो था ना इमोशनल एक वो सीन, तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे वो दुख भी है, खुशी भी है, खुशी एक भी है। मिक्स सी बहुत ही डिफरेंट सी फीलिंग है, उस जैसी फीलिंग कोई और कोई नहीं और हो नहीं। सकती। शोबिस के ऊपर आते हैं। हाँ जी। हमारा जो फिल्म और ये इंडस्ट्री हमारी जो है फिल्म और ड्रामा, इसमें कामयाबी के और नाकामी के क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो आपको लगता है कि ये मेन मेन बातें हैं, अगर आप ये करेंगे तो कामयाब होंगे और ये मेन बातें ये करेंगे तो नाकाम होंगे, ये नहीं करनी चाहिए? कामयाबी की क्या उसकी शर्तें हैं और नाकामी की क्या है इस इंडस्ट्री में? ये बड़ा एक वो है कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि कामयाबी के जो राज है ना इंडस्ट्री में, ठीक है। ये अगर आप उस पर थोड़ा सा खुद भी गौर करें तो आपको पता है कि क्या राज हैं। अब दूसरा वाकया कि सबसे ज्यादा आपको तकलीफ हुई हो, कोई सबक सीखा हो, कोई जो नहीं भूल सकते, जब भी याद आती है आपको तो आप कहते हैं कि वो क्या वाकया था? उस तरह के वाकयात भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो सबसे रीसेंट था वो था कि मेरा जो रोड एक्सीडेंट हुआ था, मैं एक हफ्ते की कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग और बड़ा एक हेक्टिक सा एक वो था फेज़ था, और उससे मैं वापस आ रहा था इस्लामाबाद बाय रोड, और अकेला, मैं अक्सर अकेला ड्राइव करता हूँ। मेरी यहाँ से अभी दरवेश हैं तो दरवेश तो हाँ अकेले ही हाँ हाँ जी, करना ही पसंद करता है। तो बस यही समझ लें कि अकेले में ज़रा थोड़ा सा बंदा अपनी एक दुनिया दुनिया होती है में हर होता है, इंसान हाँ की, ऐसे ही है। तो बस मैं अपनी दुनिया में मगन हाँ, अपने सफ़र पे रवाना बड़ा होता हूँ। मजा आता तो बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसमें चूंकि इंसान है, जाहिर है, है। मैं जब वापस पहुंचा इस्लामाबाद तो इंटरनेशनल जो रिसर्चेज हुई हैं इसके ऊपर, उसमें सब ये कहते हैं कि जब आप लंबे सफ़र से वापस आते हैं तो अपने घर के 100 से कम किलोमीटर्स, मतलब 40-50 किलोमीटर के बाद आपको एक्सीडेंट करने का एक बहुत ज़्यादा परसेंटेज है कि वो ख़तरा होता है अच्छा, कि आप एक्सीडेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेंटली आप ये समझते हैं कि अच्छा मैं अब अपनी मंजिल पे पहुंच गया हूँ, रिलैक्स हो गए वहाँ। और जैसे ही आप रिलैक्स होते हैं आपका वो अलर्ट वाला एलिमेंट ख़त्म हो जाता है, और वो रिलैक्स कई दफ़ा ज़्यादा हो जाता है बंदा, तो मैं भी शायद थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स हो गया, और बस वो मैं सो गया, स्पीड कोई 150 प्लस हो और ये गई, कहाँ पे और थे आप? जब आप 0 पॉइंट से जाते हैं आगे तो पिम्स वाला जो रैंप नहीं होता है बिल्कुल, ऊपर, बिल्कुल। वो जो बीच में एक डिवाइडर है, डिवाइडर भी है, बिल्कुल। वो डिवाइडर आपके भाई ने तोड़ा ओह! है। अब मैं जब भी वहाँ से गुज़रूँगा आपको याद करूँगा और आपकी लंबी ज़िंदगी के लिए और सेहतयाबी के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह आपको। थैंक यू सो मच। बस ये था कि उसके बाद फिर कोई 45 डेज़ बेड रेस्ट था, हुँ। और उस बेड रेस्ट के दौरान मैंने एक इनिशिएटिव लिया था बेसिकली एनवायरमेंटल बेटरमेंट का। अच्छा, 2015 में मैंने स्टार्ट लिया था निस्फ़ ईमान के नाम से, मिस। लेकिन उस पे कोई काम नहीं हो सका क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग थी, अफ़गानिस्तान में एंगेजमेंट थी काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे भी आते थे, बिज़ी रहते थे ज़्यादा, टाइम नहीं मिलता था। फिर बेड पे लेटे-लेटे सोचा कि यार क्यों ना थोड़ा-सा इसको स्टार्ट लिया जाए। तो 1 जून को 2019 को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 15th जुलाई ऑनवर्ड्स मॉनसून वाली ट्री प्लांटेशन कैंपेन होती है, तो उस पे फिर मैं गया, कराची, हैदराबाद, मुख्तलिफ़ जगहों पे फिर हमने ट्री प्लांटेशन की। फिर उसके बाद यहाँ से वापस आए तो फिर इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ जगहों पे कुछ एरियाज़ हैं मैंने अडॉप्ट किए हुए हैं। मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं फ्रूट ट्रीज़ लगाऊँ, ठीक है। क्योंकि उससे ज़ाहिर है लोकल कम्युनिटी को भी आप एंगेज करते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, उनका कुछ एक बेनिफिट उनको फ़ील होता है, तो वो ह्यूमन नेचर है, ज़ाहिर है आप उनको ऐसे ही कुछ बेनिफिट देंगे तो वो ज़रूर उसमें इंटरेस्ट भी लेंगे। तो बस ये फिर मैंने शुरू किया, और एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा बहुत कुछ रिसर्च की, कुछ और इस तरह की चीज़ें, जो वेस्ट मैनेजमेंट को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान में, और इस तरह की चीज़ें अभी इस पे स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं काम कर रहा हूँ। ठीक। तो अभी देखते हैं अपना कोई बेहतर इनिशिएटिव लेके इस पे हम काम ठीक हो करेंगे गया। इंशाल्लाह। अब आते हैं इंडस्ट्री पे। जी। ड्रामा और फ़िल्म, इसमें से
आसिम भाई ये बताएं कि क्या फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं कामयाबी के और नाकामी के? कैसे कामयाब हो सकता है इंसान और कैसे क्या ऐसा है जो ना करे तो अगर करेगा तो नाकाम हो जाएगा? देखिए, इंडस्ट्री जो है ये इसमें भी चूँकि बड़ी एक डायनामिक सी बड़ी ब्रॉड होराइज़न है इसका। मैं इसको किसी एक ख़ास उस पे एक मतलब होता है ना, आप एक ही ब्रश के साथ उसको पेंट नहीं कर सकते और बिल्कुल एक बिल्कुल। ही मेजरमेंट टेप के साथ उसको आप नहीं कर सकते, पैमाइश भी उसकी नहीं हो सकती। अम, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी बैड प्रैक्टिसेस भी हैं, जो कि अब आहिस्ता-आहिस्ता जब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, समझदार लोग आ रहे हैं और ज़्यादा बेहतर फैमिलीज़ से लोग आ रहे हैं, तो वो एलिमेंट्स ख़त्म तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कम ज़रूर हो गए हैं। सीनियर्स इसमें या जो ये जो ऑन स्क्रीन एक्टर्स हैं इनकी बात कर रहे हैं? देखें, सबकी मैं बात डायरेक्टर, करूँगा। प्रोड्यूसर, राइटर इनकी बात कर रहे हैं? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सीनियर एक्टर्स, इनकी बहुत सारी बैड प्रैक्टिसेस रही हैं माज़ी में, ठीक है? माज़ी में या अब? माज़ी में। कुछ लोग जो हैं वो शायद हैबिचुअल हो गए हैं, वो अभी तक उन्हीं को लेके चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद अपने आप को बेहतर किया है, चीज़ों को थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया है, इम्प्रूव किया है अपने आप को। और इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि जो नया हमारा टैलेंट आ रहा है, वो सारे लड़के लड़कियाँ, चाहे वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, किसी भी साइड पे वो आ रहे हैं, जो ज़रा पढ़ा लिखा सुलझा हुआ इंसान है, वो अपना आप दिखा देता है आपको। प्लस अब चूंकि पेरेंट्स को भी अवेयरनेस है, बिल्कुल। फिर आपके ऊपर सुपरविजन भी है। अब वो वाली चीज़ें भी नहीं हैं कि जी अच्छा इतनी सिफारिशें और वो जो है ना वो कास्टिंग काउच और पता नहीं क्या कुछ चीज़ें जो होता रहा मॉनिटर है हो रही हैं, बिल्कुल हाँ ऐसा। जी, तो अब ज़ाहिर है चेक एंड बैलेंसेस भी हैं। बिल्कुल। और फिर आपको सोशल मीडिया के थ्रू और लोगों के अंदर जो अवेयरनेस आ रही है उसके थ्रू, जो कल्प्रिट्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत डर रहता है कि यार कहीं ना कहीं हमें कोई एक्सपोज कर देगा। तो जो हमने एक फसाद क्रिएट किया हुआ है अपना, वो किसी वक्त भी तहस नहस हो हो सकता है। सकता है। तो अब चीज़ें बेहतर हैं। बेहतर हैं। अब बड़ा मुश्किल सा सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल करने लगा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मुझे ये सवाल करना चाहिए या नहीं। आजकल के दौर में फ़िल्म और ड्रामा में हमारी जो बहनें हैं और बेटियाँ हैं, इनको लाना चाहिए, आना चाहिए या नहीं? देखिए, ज़रूर आना चाहिए। मैं तो बड़ा एडवोकेट हूँ इस चीज़ का कि जब तक नए लोग नहीं आएंगे, नया टैलेंट नहीं आएगा, और टैलेंट का भी सरप्लस अगर आपके पास नहीं होगा, तो आप उसमें से क्रीम नहीं निकाल सकते। लिमिटेड से पोर्शन को आप कैटर कर रहे होंगे और उसी से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सारी चीज़ें करें। ठीक है। मल्टी डायमेंशनल शायद बहुत कम लोग होंगे, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तरह के हैं कि जिन्होंने शायद मतलब जब मुझे शोएब साहब ने अपनी फ़िल्म में लिया था, तो उनकी जो पहली बात थी वो ये थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि तुम बाकी चीज़ों के लिए भी एप्रोप्रिएट हो। बाकी जो रोल्स हैं वो शायद नहीं, लेकिन जो ये वाला रोल है, इसके लिए तुम ज़्यादा सूटेबल हो। एग्ज़ैक्टली मेरा पॉइंट यही है कि जो स्पेसिफ़िक रोल है, हुँ। उसके लिए हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा जो शायद गाँव में दुकान चलाता है, लेकिन उसका वो टैलेंट है कि वो वाला एक कैरेक्टर प्ले कर सकता है। ठीक है। या जो टैक्सी चलाता है, या कोई पुलिस का जवान है, या हवलदार है, या मुहर्रिर है, या एसएचओ है, या ठीक है। एसएसपी है, डीएसपी है, या एआईजी है, या डीआईजी है, या आईजी है, बहुत हैं। कोई भी है, कोई भी सीएसपी ऑफिसर, या कोई ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में बैठा हुआ है। मिसाल के तौर पे हाशिम नदीम साहब जिन्होंने वो परिजाद लिखा है, वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड है। अच्छा। अब सीनियर ब्यूरोक्रेट का एक नॉवल राइटिंग के साथ कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता आपको बज़ाहिर, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे राइटर हैं। चूँकि वो पढ़े लिखे थे, हाँ। उनको चांसेस मिले, उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर किया और उन्होंने डिस्कवर किया कि हाँ यार, ये भी मेरा एक टैलेंट है, और वहाँ से वो चीज़ों को लेके आगे चले, ठीक है। कामयाब हो गए। इस तरह के कितने ही लोग होंगे हमारे पास कि जिनको वो मौका नहीं मिला। तो इसलिए लोगों को आना चाहिए। हुँ। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि पेरेंट्स की सुपरविजन ज़रूर हो बहुत और उनकी ज़रूरी। सपोर्ट ज़रूर हो। और जो डायरेक्शन प्रोडक्शन में भी जो टीम्स हैं, जो चैनल्स हैं, या जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, या जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोडक्शन, आप उधर भी अपनी एक प्रॉपर जिम्मेदारी का सबूत दें कि जो टैलेंट आया है उसको आप एक्सप्लॉइट ना करें। पहले वक्तों में जो हो गया। अब हम सब का एक फ़र्ज़ है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल भी, कि हम खुद अपने बच्चों की, बच्चियों की प्रोटेक्शन करें। और ये बच्चे, ये नहीं कि जी ये मेरा बेटा है और मेरी बेटी है, नहीं, ये सब जो हैं ये हमारी अगली जनरेशन है, जनरेशन। जिन्होंने अगली आने वाली जनरेशन्स को लेके चलना है और आपकी
पूरी इंडस्ट्री ने, कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो डिज़ाइनिंग है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, या कोई भी है, उसी तरह से आपकी डायरेक्शन प्रोडक्शंस भी हैं और एक्टिंग भी है और सब कुछ है। तो जो भी टैलेंट हैं उनके, वो उनको मेरा ख्याल है कि एक्सप्लोर करने चाहिए उसमें फर्दर। सवाल से ही सवाल, बात से बात निकलती है। आपने कहा कि सुपरविजन होनी चाहिए और करते हैं। आपको थोड़ा-सा टॉपिक से अभी हट के मेरे ज़हन में सवाल आते हैं, फिर मुझसे रहा नहीं जाता, मैं कर ना लूँ। जी, जी, प्लीज़। आपको नहीं लगता कि आजकल के जो नौजवान हैं नहीं काबू आते? हम जब छोटे थे, तो हमारे अगर बुज़ुर्ग बड़े बात करते थे, तो हम उनके सामने ही उन आँख में आँख नहीं डाल के बात कर सकते थे। अब तो बात बहुत आगे निकल गई है। अब क्या करते हैं बच्चे, वो अच्छा, ये कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। बच्चों को, आजकल की जो जनरेशन है, इनको ये लगता है कि अगर बड़े के साथ वो बहस कर रहे हैं, तो वो कहते हैं, उनको उनका माइंड ये बना होता है कि हम जो हैं पढ़े लिखे हैं, हम नई जनरेशन है। लेकिन उसमें सर गलती वो क्या कर रहे होते हैं कि वो मर्ज कर रहे होते हैं पढ़े लिखे होने को और बदतमीजी के बदतमीजी एलिमेंट। को, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जी। देखें, तमीज़ सिखाना, ये एक तमीज़ होती है कि जो हम जिसको तमीज़ कहते हैं, किसी बड़ों के आगे आंख नहीं उठानी और सर नहीं उठाना और ये नहीं करना और बात नहीं करनी, जवाब नहीं देना, वो तमीज़ मेरे ख़्याल से तमीज़ की बजाय वो ज़्यादा जो था वो था सप्रेशन। अच्छा। ठीक है। तमीज़ की जहाँ तक बात है, तो हम ज़्यादातर जिसको तमीज़ समझते रहे हैं, या हमसे पिछली जनरेशन जो है वो जिसको ज़्यादातर तमीज़ या वो सब्र और वो सारी चीज़ें समझते रहे हैं, वो बेसिकली सप्रेशन थी। हमारे यहाँ बहुत सारे गलत फ़ैसले हमारे बड़ों ने किए, पहले बहुत गलत फ़ैसले उन्होंने किए मसलन हैं। हमारी जितनी भी पिछली जनरेशन्स गुज़री हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे फ़ैसले हैं जो गलत हुए हैं, और उस वक़्त चूँकि छोटे, जो कि शायद बेहतर सजेशन दे सकते थे, लेकिन वो इस डर से नहीं बोले कि कहीं बदतमीज़ी ना हो जाए या कोई गुस्ताखी ना हो जाए, कोई इस तरह की चीज़ ना हो जाए। आप हिस्ट्री उठा लें, आपके जितने खुलफ़ा, जितने बादशाह, जितने अमीर उल मोमिनीन और जितने भी जो गुज़रे हैं, इन सब ने मार कहाँ पे खाई? कहाँ पे खाई? जब उनकी औलाद ने या उनके छोटों ने उनको कुछ मशवरा दिया, जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल था, हाँ, लेकिन उन्होंने इस वजह से इग्नोर दबा कर दिया दिया गया कि कि ये बच्चे छोटा है, खबरदार बड़ों के सामने नहीं बड़ों के बोलना। सामने। ठीक है। गुड। होता क्या है? तमीज़, अदब, हम्म, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मोहब्बत के करीब। ठीक है। जब आपकी औलाद को आपसे मोहब्बत है या आपके छोटों को आपसे मोहब्बत है, और वो मोहब्बत आपने अर्न की है, इम्पोज नहीं की, तो वो लाजमी आपका अदब ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर आप उनको एक मौका देंगे कि वो अपना ओपिनियन आपके सामने रखें, मिसाल के तौर पे, मैं अपने घर में कोई भी डिसीजन इम्पोज नहीं करता। मेरी बेगम माशाल्लाह से वो कर अच्छा। देती हैं, क्योंकि उनका अपना एक है सिलसिला। लेकिन वो चूँकि माँ और बच्चों का अपना एक वो होता है, अलग रिलेशन होता है। लेकिन बीइंग अ फादर, मैंने कभी अपने बच्चों पे कोई चीज़ इम्पोज नहीं की। ठीक है। और जितना बहस और जितनी वो होती है ना हमारी डिस्कशन, डिस्कशन। वो आपकी सोच है। अच्छा। हाँ जी। और मैंने कभी उनको इस चीज़ से मना नहीं किया कि वो अपना ओपिनियन ना दें। हाँ, ठीक है, चलें, कई दफ़ा बीच में वो ऑब्नॉक्शियस किस्म की चीज़ें भी हो जाती हैं, ज़िद करते हैं बच्चे कुछ चीज़ों पे, आप उनको समझाते हैं कि यूँ ना करो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वो चीज़ें उनमें नहीं हैं। तो ये वाले जितने भी वैलिड रीज़न्स होंगे, मैं इवन अपने बारे में कई दफ़ा कि अच्छा, ये वाला कॉम्बिनेशन कपड़ों का वो कैसा रहेगा? अच्छा। तो मेरे बेटे दोनों और बेटी मेरी, बेटी ख़ास तौर पे वो आएगी, वो बताएगी कि नहीं बाबा, ये वाला जो है ना ये ठीक नहीं है, दिस वुड बी मोर ये थे सूटेबल, और हाँ। ये और वो। ठीक है। गुड। सो इसी तरह से क्या मूड है, क्या करना है, कोई फ़न टाइम हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, या अगर कभी हमने सोचा है कि जी आज हम कोई मूवी देखते हैं इकट्ठे, ठीक है। तो मेरा चूँकि ज़रा है पुराना एक मूवीज़ वगैरह और इस तरह की चीज़ें, मुझे हॉलीवुड की और ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। इवन जब मैं गाँव में होता था उस वक़्त भी मैं इंग्लिश फ़िल्में देखता था। ठीक है। लेकिन उसमें भी फिर उनकी ज़ाहिर है अपनी चॉइसेस होंगी, मेरी अपनी होंगी, फिर हम सिलेक्ट करेंगे, कलेक्टिव डिसीजन होगा और फिर उसके बाद हम करेंगे। सो ये वाली चीज़ें जो है ये बड़ी ज़रूरी हैं। कई दफ़ा ज़ाहिर है आपकी मसरूफ़ियत होती है, कुछ और चीज़ें होती हैं, बच्चों के अपने स्केड्यूल्स हैं, उसकी वजह से आप वो नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख़्याल से जो उनका ओपिनियन है, उसको उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि वो एक अलग इंसान पैदा हुआ है। सही। उसको आप अपने रंग में ना ढालें। वो पैदा हुआ है, लेट्स से अब मेरे बच्चे जो हैं, मैं उनको ये समझता हूँ कि दे आर बॉर्न फॉर 2040।
हम्म 40 2035 2040 में जो होगा, क्योंकि हाँ मैं 77 में पैदा हुआ था, लेकिन आई वाज बॉर्न फॉर 2000s। जी तो अगर मुझे मौका मिलता और मुझे ना दबाया जाता, हम्म तो मैं शायद ज़्यादा बेहतर ग्रो करता। बेहतर ग्रो कर अगर मेरे मशवरे माने होते मेरे बड़ों ने, हम्म तो शायद हम बहुत ज़्यादा आगे जा चुके होते। ठीक हो गया लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। तो मैं तो इस चीज़ के हक़ में हूँ कि बच्चों का ओपिनियन, उनकी जो उनकी जो सोच है, उनकी जो नई अप्रोच है, वो चूँकि फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को देख रहे होते हैं। जी वो अपने फ्यूचर के हिसाब से, वो अपने टैलेंट्स के हिसाब से, अपनी स्किल्स के हिसाब से, अपने नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। आप और मैं हो सकता है उस लेवल पे जाके ना सोच रहे हों। थोड़ा सा फिर इंडस्ट्री पे आते हैं हम बात शुरू कहाँ से करते हैं और निकल कहाँ जाती है पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री जो है एक फेजेस है ना ब्लैक एंड वाइट से शुरू हुआ फिर वही गंडासा और फिर अब है सब कलरफुल ग्लैमर कौन सा फेज कौन सा एरा सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि सबसे ज़बरदस्त ये था या है या होना चाहिए मेरे ख़्याल से अगर हम इसको ब्लैक एंड वाइट और उन सारी चीज़ों के हिसाब से हम देखें, तो टेक्नोलॉजी के सेंस में नहीं आर्ट आर्ट एंड आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात कर रहे हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ आर्ट्स जो था। बिल्कुल मेरा ख़्याल है हमारा जो था ये 70s एंड 80s, इवन 60s भी, ये बड़ा बहुत ही ताबनाक दौर था। क्या खास था उस प्योर टैलेंट, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग, और जो वो लिखते थे, जिस तरह से वो बोलते थे, जिस तरह से वो एक्ट करते थे उसके मुताबिक, वो आज भी आप अगर देखें तो वो अनकही और वो आंगन टेढ़ा और इस टाइप के जो ड्रामास थे, वो क्लासिक्स में हैं, वो लाइब्रेरीज़ में हैं। अभी भी लोग देखते हैं पसंद जी हाँ, करते हैं जी हाँ, जी हाँ। तो जो लिखने वाले थे वो लिटराटीज़ थे बेसिकली, और जो परफॉर्म करने वाले थे वो भी कोई अनपढ़ लोग नहीं थे, वो भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। तालीम का एक बड़ा फैक्टर है। अच्छा आज भी अगर मैं, जो अपने थोड़ी देर पहले ये बात की थी, कि अगर हम किसी चीज़ को, मैं अगर चाहूँगा कि नई नस्ल जो है वो इसमें एंगेज्ड हो और इन्वॉल्व हो प्रॉपर्ली, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो जो भी काम करेंगे वो पढ़ा लिखा काम करेंगे। ठीक है बीच में हमारा जब आया ना ये 80s और 90s का दौर, ये गंडासे शंडासे और ये सारी चीज़ें, तो उसमें वो चरबा डब्बा टाइप वो जो फिल्में बनना शुरू हुई, बिल्कुल और फिर आपका थिएटर बिल्कुल तबाह हो गया। ऐसे ही बहुत अरसा, कोई 20-25 साल फैमिलीज़ ने सिनेमा की तरफ जाना छोड़ दिया, थिएटर की तरफ जाना छोड़ दिया। हम्म, फिर कुछ लोग आए, शाह शराबील टाइप लोग थे बीच में, कुछ और इस तरह के लोग थे, ये दावर महमूद वगैरह टाइप लोग जो थे, इन्होंने आके, ये चूँकि पढ़े लिखे नौजवान थे, हाँ इनोवेटिव सोच लेके आए, चीज़ों को उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया और अच्छे स्टेज शोज़ प्रेजेंट किए। फैमिलीज़ आना शुरू हो गई। शोएब मंसूर साहब आए, खुदा के लिए फ़िल्म बनाई उन्होंने, और फैमिलीज़ आना शुरू हो गई। ओवरऑल सिनेमा का माहौल चेंज हुआ। बिल्कुल वो सिनेमा के जहाँ पर कोई बंदा अपनी माँ बहन बीवी बेटी इनके साथ जाना पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि आगे सारे वो लुच्चे लफंगे बैठे होते थे, कोई पान थूक रहा है तो कोई सिगरेटें पी रहा है तो कोई क्या कर रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है। माहौल चेंज ये हो भी गया एक हमारा ही माहौल था ना। तो वो माहौल, पढ़े लिखे लोग भी और कम पढ़े लिखे लोग भी, सारे के सारे जहालत को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे थे। ठीक है लेकिन बीच में थोड़ी सी एक पढ़े लिखे इंसान की एफर्ट, जिसने सिंसेरिटी के साथ थोड़ा सा काम किया, उसने एक बहुत बड़ा डिफरेंस लाया। ठीक है लेकिन हमारे पास चूंकि फ़िल्म प्रोडक्शन उस तरह की है नहीं, उस इंडस्ट्री को आज तक कोई सही तरह से डेवलप ही नहीं कर सका। ठीक है फिर ड्रामा वालों ने एंट्री दी वहाँ पे, ठीक है वो ड्रामा टाइप ही फिल्में बनाना शुरू कर दी। ठीक है फिर मज़ा नहीं आया, लोगों ने सिनेमा को जाना छोड़ दिया। अब जाके कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, हाँ पॉजिटिव है शायद नेगेटिव है पॉजिटिव हैं, हाँ ट्राई तो कर रहे हैं सारे अपनी अपनी जगह पे। हाँ ठीक है, कुछ प्रोडक्शन की लिमिटेशंस हैं, कुछ अपनी सोच की लिमिटेशंस हैं, वेरी गुड कुछ शायद ये समझें कि वो लोग हैं कि जो इतने टैलेंटेड नहीं हैं जितना वो समझते हैं कि वो टैलेंटेड हैं। ऐसे ही है तो वो जब एक प्रोडक्ट सामने आती है आखिर में, तो वो एक हमारे बड़े सीनियर दोस्त हैं, वो कहते हैं कि द स्क्रिप्ट नेवर लेफ्ट द रूम, हाँ कि उस पर कोई क्रिटिसिज्म ही नहीं मिला उनको, तो इम्प्रूव नहीं हो सका। बिल्कुल तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर हम उनको बीच में से माइनस कर दें, लेकिन दिस यू नो हाँ पार्ट एंड पार्सल ठीक ऑफ है द स्क्रिप्ट सेम से थिंग। एक बात फिर जहन में जी। आई कि सिलेक्शन जो है स्क्रिप्ट हो गई या सिलेक्शन ऑफ टॉपिक ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर या राइटर
अपनी चॉइस से करता है ड्रामा की, या व्यूअर्स की चॉइस देखता है कि यार व्यूअर्स क्या देखना चाहती हैं, किस तरह की स्टोरीज वगैरह दे? किसकी सिलेक्शन होती है, चॉइस किसकी होती है? राइटर की होती है, डायरेक्टर की, या व्यूअर्स के मुताबिक? ये एक और बड़ा मुश्किल सवाल आपका। आज मेरे से मेरा ख्याल है आपने बड़ा सोच समझ के एक वो मैं पूरा तैयार किया है मैं पर्चा द- मेरे लिए। आप बड़े दरवेश हैं, मैं छोटा वाला हूँ, ठीक है? मैं सोचे समझे बगैर सोचे समझे प्रोग्राम करता हूँ बस। गुफ्तगू जब शुरू हो जाती है बस, फिर उसके बाद जो जहन में आता है सर बोल देते हैं। देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली जो मैं चूँकि मुझे कोई मसला नहीं है, ये बहुत सारे लोग होंगे जो बड़े पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए शायद ये वाली बात ना करें, जी। लेकिन मैं बड़ा खुल के ये बात करना चाहूँगा। हमारे यहाँ ड्रामा को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू, हम्म। और बड़े सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स दिए गए। अम, मिसाल के तौर पे फंड्स होते हैं डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस के। सही। वो फंड्स जो हैं वो आपको मजबूर करते हैं कि आप एक ख़ास किस्म का स्क्रिप्ट लें स्क्रिप्ट लें, और उसके मुताबिक एक प्रोग्राम डिज़ाइन करें आप, और ड्रामा बनाएं या आया फिल्म बनाएं, उसमें जो से भी। नेगेटिविटी हम ज्यादा दिखा रहे हों, लेकिन फिर भी आप मजबूर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपकी सोसाइटल जो होते हैं ईवल्स, उनमें से किसी एक दो को उठा के और उसको प्रोपोगेट करेंगे वो, और उस प्रोपोगेशन के लिए उनको फंड्स मिलेंगे, और ये सब होता है। ये एक हकीकत है, इसको कोई छुटला नहीं सकता। ठीक हो। ठीक है ना? वो चाहे जो मर्जी वही मौलवियों की तरह कोई फतवा दे दे मेरे खिलाफ, हाँ। लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड है सारे का सारा। वो स्क्रिप्ट भी स्क्रिप्टेड होता है। स्क्रिप्ट वेरी गुड। ठीक है ना? हाँ। तो अगर आपने मतलब लेट्स से विमेन एम्पावरमेंट पे हम देख रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसमें सोसाइटी की सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाएं। आप उसका पॉजिटिव एलिमेंट भी ऐड करें साथ में, करें। और पॉजिटिव को ज़्यादा प्रमोट करें। बहुत सारे हमारे रिलीजियस जो चीज़ें हैं, ठीक। डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जिनको रिलीजन के थ्रू आप इम्पोज करते हैं लोगों के ऊपर, और ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। मिसाल के तौर पे दुनिया में जितनी रिसर्च हो रही है उसके मुताबिक अगर आप देखें, आप और मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और बैकग्राउंड में एक आवाज़ आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, 3 से 4 घंटे बाद हम ना चाहते हुए भी हमारा सब कॉन्शियस जो है ना, उधर हो वो जाएगा। उस तरफ हो जाएगा, और उसमें से वो लॉजिक्स ढूंढना शुरू कर देगा कि जो ह्यूमन नेचर है। ऐसे ही। अब लॉजिक ढूंढने में आपको हेल्प क्या करती है? ये स्क्रिप्टिंग जी। आपकी। थोड़ा सा टॉपिक हम मजीद हाँ। इसको थोड़ा ब्रॉड करते हैं ना, होराइजन को थोड़ा। करें। हमारे घरों में विमेन एम्पावरमेंट के बारे में अगर हम थोड़ा सा भी सोचें, हमारे घरों में साहिब इख्तियार कौन है? घर के अंदर जी। माँ बाप, नहीं, थोड़ा और गौर करें। दादा, नहीं, बीवी। देखें, या तो दादी होंगी, या वालदा होंगी, या बेगम होंगी। बेगम होगी। सो विमेन एम्पावरमेंट तो आपकी ऑलरेडी है ना। ठीक है। ठीक है। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो डेली बेसिस पे होता है वो क्या होता है? गलत सही क्या है, क्या करना है? नहीं, डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे क्या आज अच्छा क्या कर लिया, बुरा क्या कर लिया? नहीं थे रहना, अभी मैं आपको जरा और इसके लिए आसानी पैदा करता आज हूँ। आज खाना क्या बनाए? ठीक है। गुड। हर घर में जो खाना बनता है, किसका डिसीजन होता है वो? बीवी का या वालदा का? शौहर से फॉर्मेलिटी के लिए फोन करके पूछा जाता है। उससे बड़ा डिसीजन जो जिंदगी में आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, वो कौन करता है? वालदा। शादी का। शादी का। बच्चे की शादी कहाँ पे होनी कहाँ है, होगी? किसके साथ होनी है, किस उम्र में होनी है, और किस तरीके से होनी है। ठीक है जी। तो हम विमेन एम्पावरमेंट में इतना क्यों ख्वार हो रहे हैं, अपने आप को हम क्यों इतना थका रहे हैं? हाँ। कि जब हमारी विमेन ऑलरेडी इतनी एम्पावर्ड हैं। हाँ, जहाँ पर हमें विमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है वो चीज़ है कि जहाँ पर उनका रोल नहीं है और उनका टैलेंट है। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर वो बिज़नेस कर सकती हैं, तो उनको बिज़नेस करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनको बाकायदा कोर्सेज करवाए जाएं, बेशक शॉर्ट कोर्सेज हों, लॉन्ग कोर्सेज हों, डजेंट मैटर। जो उनका टैलेंट है, जो उनकी स्किल है, उसके मुताबिक आप उनकी एक एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल डेवलपमेंट करें और उनको साथ सपोर्ट करें। ठीक है। दैट्स द काइंड ऑफ विमेन एम्पावरमेंट वी नीड इन आवर सोसाइटी। ठीक।
या फिर जब वो कुछ कर रही हैं तो उनको बजाय इसके कि रेडिकल करें, सपोर्ट करें, प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल। घर से जो खातून निकलती है बाहर, वो चाहे किसी जॉब के लिए जा रही है, किसी भी बिजनेस के लिए जा रही है, किसी भी स्टडीज़ के लिए जा रही है, कुछ भी कर रही है, उसकी हम सब पे जिम्मेदारी है, हम सब पे, बीइंग अ सोसाइटी एंड बीइंग ह्यूमंस। ठीक है। बीइंग मुस्लिम्स तो एक और ऊपर वाला दर्जा है ऊपर ना, का दर्जा। लेकिन बीइंग ह्यूमंस भी हमारी सोसाइटी है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, वो चाहे वो आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, वो हम सब की कलेक्टिव नेक्स्ट जनरेशन है। ऐसे ही है। वो नेक्स्ट जनरेशन जिसके हाथों में पलनी है, बढ़नी है, आप अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपकी अगली नस्ल कैसी पैदा होगी? बुरा ही एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है। सो वो प्रोटेक्शन, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली चूँकि सप्रेशन रही है हमेशा से बहुत ज़्यादा, औरतें भी थोड़ी सी रिबेलियस हुई हुई हैं। मतलब उनको भी ये समझ नहीं आती कि वुमेन एम्पावरमेंट का जो इन एक्चुअल सेंस जो मतलब है वो कुछ और है। वो वुमेन एम्पावरमेंट ये समझती हैं कि अच्छा अब मैं ऐसी की तैसी बजा दूंगी, अब ये मैं सबसे बड़ा बदतमीज़ हो मसला है। जाऊं, हाँ। मैं मतलब मैं किसी को इंसान ना समझूं, और जो दूसरा अगर कोई भी है तो बजाय इसके कि वो नहीं होता ऑफेंस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, तो वो ऑफेंसिव हो जाती हैं। उस ऑफेंसिव में क्या होता है कि दूसरा बंदा, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा करूं, सही। लेकिन अगर दूसरा बंदा मेरे ऊपर फजूल किस्म के तोहमतें और इल्ज़ामात और वो सब लगाएगा तो मैं कहूँगा अच्छा यार ठीक है, फिर कर लो जो करना है, ठीक हो गया। क्योंकि वो तो चैलेंज आ गया ना। चैलेंज हो गया हमसे। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है वो तो चैलेंजेस को फिर वो और तरह से लेती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बीइंग अ ह्यूमन, हम्म। हमारी मेल ह्यूमंस जो हैं उनकी नेचर ये है कि हम तो चैलेंज को बड़ा, मतलब हम तो फिर खुशी वाकई से चैलेंज accept लेते हैं। कर- खुशी से हम कहते हैं अच्छा ठीक है, आओ। आओ फिर जहाँ तक जाना है जाओ, जो हाँ। करना है करो, हाँ। जब थक जाओ हाँ। फिर आ जाना। फिर आ जाना। ठीक हो ठीक गया। है। तो ये जो है ना, ये दो चीज़ों में बैलेंस करके लेके चलना ये बड़ा ज़रूरी है। अगर उन्होंने शोबिज़ में आना है वो आए, सौ बिस्मिल्लाह। अगर उन्होंने डायरेक्शन प्रोडक्शन में आना है, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं कि जो बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्शन टीम्स और यूनिट्स चला रही हैं। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन जो बाकी सोसाइटी है उसको भी उनको रिडिकल करने की बजाय, सप्रेस करने की बजाय, फिर उनको सपोर्ट करना चाहिए। जब आप सपोर्ट करेंगे, मिसाल के तौर पे मेरे अंदर कोई टैलेंट है, मुझे अगर सपोर्ट मिलेगी मैं वो टैलेंट थोड़ा सा और बेहतर करके ले आऊँगा। इनकरेजमेंट लेकिन होती है। अगर मेरे अंदर वो टैलेंट ही नहीं है और मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ कि हाँ मेरे अंदर ये है और मुझे मौका नहीं मिल रहा, मौका मिलेगा मैदान में, जब आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितना टैलेंट है और या नहीं। स्क्रीन पे नजर आ जाता ठीक है। सो जिन औरतों ने घर संभालना है, जिनका टैलेंट है होम मैनेजमेंट, है। वो अपनी मर्जी से, अपने डिसीजन से होम मैनेजमेंट करें और हम्म। प्रूव करें कि हाँ जी हमने ये किया है। जिनका टैलेंट है एकेडेमिया, हम्म। एजुकेशन, कोई भी ट्रेनिंग्स, कुछ भी, वो वहाँ पर आए। जिनका है परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ, वो वहाँ पर आए। जो आपको लिमिट्स अल्लाह ताला ने सेट करके दे दी हैं, ठीक। आप उनको, हुदूद को आप क्रॉस ना करें। ठीक। हुदूद के अंदर रहते हुए आप अपनी पूरी तरह से जितना आपका टैलेंट अल्लाह ने दिया हुआ है उसको आप एक्सप्लोर करें और एक्सप्लॉइट ना करें, बस। एक्सप्लॉइट ना हाँ, करें। ये आसिम भाई, कामयाबी क्या है? अब देखें, मेरे जहन में जब ये कामयाबी की बात आती है तो मैं ये सोचता हूँ कि कामयाबी जो है इसमें आपकी मेहनत, ये हमेशा से मेरी कन्फ्यूजन रही है कि जो कामयाबी है इसमें आपकी मेहनत का ज़्यादा रोल है या आपकी लक का? आप बहुत अच्छा बोलते हैं ये जो टॉपिक है ये मैंने चुना है, आप बहुत इस पे अच्छा बोल सकते हैं और बोलेंगे, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे किया कि कामयाबी का कैसे पता लगता है कि लक का कितना रोल है और मेहनत का? देखें, लक को आप डिनाई नहीं कर सकते और मेहनत को भी डिनाई नहीं कर सकते, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है। लेकिन पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सक्सेस जिसको हम कहते हैं वो है क्या। क्या है? मिसाल के तौर पे जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसके लिए क्रॉल करना और एक जगह तक पहुंचना, वो चाहे बिजली का स्विच ही क्यों ना हो, क्यों ना हो। वो उस तक पहुंचना उसकी एक सक्सेस है। वो वहां जाएगा, वो फिर मुड़ के आपको देखेगा और फिर ठीक है ना,
क्योंकि वो अपनी अचीवमेंट दिखा रहा है कि हाँ मैं वहाँ से इधर तक आ गया हूँ और अब मैं ये कर रहा हूँ, रोक लो। ठीक है, वही है ना कि रोक सको तो रोक लो। रोक लो। उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो उसके लिए सक्सेस ये है कि वो चलना फिरना शुरू कर दे। ठीक है। फिर उसके बाद सक्सेस ये है कि वो पढ़ना लिखना शुरू कर दे। फिर सक्सेस ये है कि वो किसी चीज़ के बारे में इतना नॉलेज रखे कि वो कुछ बोल सके। सही हो गया। फिर थोड़े अरसे के बाद उसकी सक्सेस ये है कि वो कुछ पैसे कमा सके। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो वो है ना नॉर्मल नॉर्म्स हमारी वो चल रही हैं रेगुलर रूटीन में जो एक चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से सक्सेस ये है कि जब आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं, आप कौन हैं, आपको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में क्यों भेजा। ये तो जब आप में शऊर आएगा तब आपको ये चीज़ें पता लगेंगी ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो शऊर का हासिल करना इज़ अ बिगर सक्सेस। अगर आप ये समझते हैं कि आपने आज 8-10 करोड़ रुपए कमा लिए तो आप सक्सेसफुल हैं, यस इन वन एस्पेक्ट, लेकिन प्रॉब्ली नॉट इन लाइक 3-4 अदर एस्पेक्ट्स। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने पैसे भी नहीं कमाए, आपने सोसाइटी में अपना कोई बड़ा स्टेटस भी हासिल नहीं किया, कोई अच्छा काम भी नहीं लेकिन किया। आपने डिस्कवर कर लिया कि मैं अच्छा मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा यहाँ पे आने का मकसद क्या है और मेरा रब कौन है, मेरा जो तख़य्युल है उसमें जो मेरी इमेजिनेशंस हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक अपनी कायनात है ना, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो वो जो अपनी कायनात है उसमें आपने किस तरह से अपने आप को डिस्कवर किया, अपने टैलेंट्स को, अपनी स्किल्स को, अपनी जो एनर्जी है आपकी वो कौन सी एनर्जी है, उसमें से नेगेटिविटी को आपने कितना ख़त्म किया। मैं उस पर बड़ी कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन अभी तक होती नहीं है। वही वाली बात है कि लेकिन वो कोशिश तो कर रहे हैं ना। गुस्सा जो है ना वो अभी तक रहता है। तो वो जो गुस्सा रहता है इसका मतलब ये है कि मैं अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। नहीं हूँ, हाँ। तो वो जो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को मैंने हार्नेस करना है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत बड़ी सक्सेस होगी जिस दिन मैंने वो कर लिया। ठीक है। मुझे नहीं परवाह मैंने कितने पैसे कमाने हैं, मैंने अल्लाह का शुक्र है बहुत कमाए, ठीक है। छोटी उम्र में भी कमाए, ठीक हो गया। ज़ाया भी किए, ठीक हो गया। इस हद तक ज़ाया किए कि माइनस में चला गया। लोग तो ज़ीरो पे जाते हैं ना, मैं ज़ीरो से भी नीचे चला गया। अच्छा। फिर वापस स्क्रैच से स्टार्ट लिया, नई कोई चीज़ की, फिर ऊपर आया, एक हद तक पहुंचा, एक सक्सेस को टच करने के लिए, फिर डाउन हो गया। मतलब ये फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं। पाकिस्तान के भी हालात इसी तरह के रहे हैं, हमारे भी इस तरह के रहे हैं। तो मैं इसको मैं नहीं समझता कि कोई सक्सेस का कोई वो है। इसको इवेल्युएट करने के लिए कोई मेजरमेंट टेप है हमारे पास जो किसी। आप ज़ीरो पे आए, ज़ीरो से भी नीचे गए और फिर ऊपर गए। अब ये अप्स एंड डाउन जो हो आपकी ये चलते ज़िंदगी रहते में, हैं। ये चलते रहते हैं। इसमें से कहीं पे ये ज़हन में आया कि ये मेहनत तो मैंने की ही नहीं, लेकिन ये शायद लक थी मेरी। एब्सोल्युटली। मैं नहीं समझता कि मैं कभी मेहनत करता हूँ। हाँ, मैं एक लिमिटेड हद तक करता हूँ। मसलन मुझे अगर आप कोई टास्क देते हैं, मैं अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स, अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पूरी कोशिश करूँगा कि उसको 110% करके दूँ आपको। अक्सर कामयाब भी हो जाते हैं उसमें हम। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैंने वो उस मज़दूर जितनी मज़दूरी की है, जो पूरा दिन ईंटें उठाता है और 7वें फ्लोर पे लेके जाता है। ठीक है। मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। फिज़िकली अल्लाह का शुक्र है कि ठीक है मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं कर लूँगा। हो सकता है उससे ज़्यादा कर लूँ, लेकिन करता नहीं हूँ। हाँ। ठीक है? तो यहाँ पे आके बंदा यही कहता है कि ये वाक़ई लक थी। डेस्टिनी जो है ना जी, ये प्री डिसाइडेड एलिमेंट्स हैं। ठीक है। लेकिन वो जिस तरह कहते हैं ना कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस एंड एवरी चॉइस हैज़ इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। तो आपके सामने ये 5 चॉइसेस हैं और ये प्री डिसाइडेड है। ठीक है। वो आपने प्रोग्रामिंग कभी की है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो होती है? स्कूल कॉलेज हाँ में जी, करते वही थे। जो यहाँ पे कोर्सेज़ होते थे, पीजीडीआईटी जो हमने भी किए थे किसी वक़्त में। तो वो सी लैंग्वेज में होता है ना, इफ ब्रैकेट फलां फलां फलां, देन ब्रैकेट फलां फलां फलां। एग्ज़ैक्टली ये वही चीज़ है। सही। आपने अगर ये वाली चॉइस ली, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे ये और ये होंगे। होंगे, हाँ, लेकिन हाँ। आगे जाके ये चीज़ें मिलती एक ही जगह पे हैं। वो सिर्फ़ जो पाथ आपने चूज़ करना है, वो पाथ आपका जो चॉइस ऑफ वो है ना, जो सिलेक्शन ऑफ द पाथ, वो आपकी चॉइस है। उस चॉइस के मुताबिक आपके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और अगली स्टेज पे आपने फिर ये 4-5 जो रास्ते वहीं पे जाके उधर मिलेंगे, ही जाके पहुँचना आपने उधर ही है। ठीक हो गया। डिपेंड ये करता है कि आपने कौन-सा रास्ता और किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस चूज़ किए अपने लिए। तो इसके मुताबिक मैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि लक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैं अपने ये जो आपका शोबिज़ वाला
जो हमारा है ये डिस्कशन, हाँ। इस पे भी मैंने यही कहा आपसे कि मुझे तो पता भी नहीं था और मैंने आज तक कोई मेहनत नहीं की। अच्छा। मुझे शायद स्क्रिप्ट मिलता है किस वक्त, मैक्सिमम शूट के दौरान, अच्छा, ये कि फिर अभी आपकी ज़हानत है ना सर कि आप मुझे उसी नहीं वक्त पता पिक वो कर क्या है, लें। लेकिन शायद उनको भी ये लगता है कि यार इसको पहले दे दिया तो इसने पढ़ना है नहीं पढ़ना पता नहीं, इस टाइम पे इसको पढ़ा दें। पढ़ा तो वो दें। सिनेरियो समझाते हैं और वो स्क्रिप्ट मेरे सामने आ जाता है। जितनी देर में कॉफ़ी शॉफ़ी होती है, सारा कुछ होता है, लाइटें वगैरह सेट होती हैं, इतनी देर में कर आ जाते लेते हैं, हाँ हैं जी ये वाला, अब इसके बाद जी फलाना है, वो अभी थोड़ी देर में आपको थोड़ी देते हैं। देर में। बस ये चीज़ें, सर तो मैं उसको मेहनत नहीं कहता, हाँ, फिर ये लक ही है। लक ही है। हाँ जी। एक और सवाल आया कि लक और मेहनत और दुआ, अब इसमें से कामयाबी का सबसे अहम रोल क्या है कि मैं ये कुछ दिन पहले पता नहीं कहीं सुन रहा था, देख रहा था, किसी की गुफ्तगू हो रही थी, उसमें से सुना या कहीं यूट्यूब पे पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं है, कि दुआ जो है ये आप दुआ करते रहा करो, करते रहा करो। आपकी मुश्किल है, आपकी ज़िंदगी में इम्तिहानात हैं, आजमाइश है, आपको सामने रास्ता नज़र नहीं आ रहा, फिर भी दुआ करते रहा करो। इसमें इतनी ताकत है कि आपके लिए आपको ये दुआ जहाँ पर बस आप वो दीवार एकदम टूट जाएगी और आपके लिए आगे जो खड़ी होगी ना वो आपकी दुआ होगी। तो दुआ का कितना किरदार है हमारी कामयाबी में? देखें जी, ये कामयाबी की सिर्फ बात नहीं है, दुआ जो है बेसिकली वो क्या है, दुआ एक वॉइस कमांड है, ठीक है ना जी। मैं इसको थोड़ा और नज़रिए से देखता हूँ। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने एक वॉइस कमांड दी ना, कुन कौन? फयकुन, और वो होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बार बार इस बारे में बात की है कि अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करो, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करो। अच्छी सोच रखो, पॉजिटिव पॉजिटिव रहो, ठीक है। चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा। अब वो चॉइस ऑफ वर्ड्स अगर हम इस तरह से लें, मिसाल के तौर पे आप वीडियो गेम तो खेलते होंगे ना, बिल्कुल। ठीक है, बाकी जो लोग हैं ज़ाहिर है जो देख रहे हैं वो भी खेलते होंगे। अब हम जब वीडियो गेम्स खेलते हैं ना, तो हम कुछ चीट कोड्स लगाते हैं बीच में, उससे वो प्रोटेक्टिव शील्ड्स आ जाती हैं हमारे ऊपर, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो जो भी हमले हो रहे होते हैं हाँ, वो शील्ड उसको रोक रही होती है। बिल्कुल। सो लेट्स से हम सुबह सवेरे जब उठते हैं और हम वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद हम तिलावत करते हैं, और फिर हम घर से निकलते हुए सोचते हैं कि जी आयतुल कुर्सी और 4 कुल जो है ना वो पढ़ लेने चाहिए और ये वो। हाँ, तो जब हम पढ़ते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, तो हम किस से बात कर रहे हैं? हम कायनात से बात कर रहे हैं, द सराउंडिंग एनर्जीज, ठीक। और हम कमांड दे रहे हैं कि अल्लाह वो है हम्म, कि जिससे ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक। और वो ज़िंदा रहेगा और कायम रहेगा, कायम रहेगा। इसलिए गड़बड़ नहीं करना। मतलब मैं हाँ, मैं बिल्कुल। उसका बंदा हूँ, मैं उसका सो बंदा आई एम हूँ। गेटिंग इन हिज प्रोटेक्शन, बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, ठीक है ना। ठीक। जितनी चीज़ें हैं सारी की सारी, अगर आप इसको थोड़ा सा वो माइनर पोर्शंस में आप लेके जाएं तो आपकी हाँ, ट्रांसलेशन आपके सामने खुद आ जाएगी कि यार ये जब ये, आप किसी ठीक है, काम में पढ़ते हैं, अल्लाह आपको ताकत देता है उसको ठीक है ना। समझने की। तो कहने का मकसद ये है कि वो प्रोटेक्शन जो आपको मिलती है वो एक अनसीन प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, और वो कि जी इतने फरिश्ते लग गए और इतना फलाना हो गया आपके साथ आपकी प्रोटेक्शन पे, और ये वो, तो वो भी फरिश्ते क्या हैं, वो भी तो प्रोग्राम्स हैं ना बेसिकली। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर होराइजन में लेके जाएं, तो ये पूरी की पूरी कायनात जो है ये एक सुप्रीमस टेक्नोलॉजी की हार्ड कोर प्रोग्रामिंग के साथ बना हुआ एक इल्यूजन है, बिल्कुल, ठीक है, इल्यूजन है। बिग बैंग। बिल्कुल। अब जब हम वीडियो गेम खेलते हैं उसमें एक हमारा एवतार होता है ना, हाँ, वो एवतार गेम के अंदर अगर आप उसकी इमोशंस और उसकी फीलिंग्स को जाके आप देखें तो वो खुद को एक इंसान समझ रहा होगा ना, ऐसे ही है, बिल्कुल। ठीक है। तो वो जब अल्लाह ताला का एक इरशाद है कि जी अगर हम ना चाहें तो ये पत्ता भी नहीं हिल सकता, आप उस वीडियो गेम में देखें वो जो पत्ते हिल रहे हैं, जब वो हवा चल रही है, जब जानवर घूम रहा है या फूल खिल रहा है, जो अवतार वहाँ पे खेल रहा है, हाँ, क्या उसका उसमें कोई अमल दखल है? नहीं, वो तो प्री प्रोग्राम्ड है, वो तो उसका है जिसने वो क्रिएटिवली डिज़ाइन हाँ, की और डिज़ाइन क्रिएट की ना, प्रोग्रामिंग जिसकी थी। ठीक है। बिल्कुल। जब इसी को थोड़ा सा, और हमने अपनी निशानियाँ खोल खोल कर बयान कर दी मगर हाँ, तुम गौर नहीं करते, गौर नहीं करते ना। ठीक है। बिल्कुल। तो ये तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबतुल विदा में जो फरमाया था कि जब आखिर के जो लोग होंगे जो बाद में आएंगे उनको ये चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी, वो इसी वजह से शायद उन्होंने इरशाद फरमाया था कि हम प्रैक्टिकली देख रहे होंगे, हमारे सामने ये सब हो रहा है, हम्म,
कि प्रोग्राम बनता है, उसमें 3D एनिमेशंस होती हैं और वो सब कुछ होता है कि जो फील हो रहा है अभी इस वक्त मेटावर्स में। वो कहते हैं कि जब आप मेटावर्स में जाएंगे और वहाँ पर आप वो जो जो भी वहाँ पे गेम्स खेलेंगे, जो भी करेंगे, अगर वहाँ पे आप मर गए तो यहाँ पे भी मर जाएंगे आप। जी। ठीक है। ठीक है। मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा कल को जब मैं मरूं हाँ। तो मैं एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चेयर से ना मैं अपना VR उतार रहा हूँ, VR उतार के। यार ये गलती नहीं करनी थी। ठीक है। यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। ये तो बिल्कुल। खामखा इन्होंने, मतलब जो ज़िंदगी की हकीकत है उसको इन्होंने पता नहीं क्या ही रंग दिया हुआ है, ऐसे ही। डरा डरा के लोगों को। और ये और वो, आपकी जो बेस है, ये जो हम कमांड्स की जो बात करें, आपने अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है, बेहतरीन इंसान बनाना है आपने। अब वो बेहतरीन इंसान फिर सारी चीज़ों में अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखता है, और उस तवक्कुल के साथ जब आप कोई भी बात करेंगे, कोई भी विश करेंगे, तो वो एक तरह से वो वॉइस कमांड होगी जो कम्युनिकेट कर रही होगी विद द यूनिवर्स। हाँ। और वो जो आपकी सराउंडिंग एनर्जीज होंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस तरह वो कहते हैं ना, कि आप अगर कोई भी एनर्जी देते हैं यूनिवर्स को तो वो 10 फोल्ड्स ज़्यादा होके वापस आती है। अगर आप ये कहेंगे सुबह उठ के कि ओहो मेरा बहुत ही शिटी दिन है, मेरा ये है वो है, सो आई एम सॉरी टू से वो शिटी ही होगा। शिटी ही ठीक होगा, है। हाँ, ऐसे ही। लेकिन अगर आप ये कहेंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ा खूबसूरत दिन है जी, और फिर उस पर आपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको स्टार्ट लिया, वो आपको रेसिप्रोकेट करेगा 10 टाइम्स। आपने ठीक है। तो वो दुआ भी उसमें भी शामिल है। उसमें फिर वो जितनी भी आप जिस तरह वो कह सकते हैं ना कि दुआ वो वाकई दुआ है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके हक में अगर कोई स्टेटमेंट देता हूँ तो वो स्टेटमेंट एक्सेप्ट होगी ठीक है। बाय द यूनिवर्स अराउंड अस। ठीक है। ठीक है। और उसके मुताबिक रिएक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो सारी की सारी जो भी मॉडर्न रिसर्च आपकी आ रही है, हर चीज़ वाइब्रेशन पे है, एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। ठीक है। उस वाइब्रेशन को आप ऑल्टर कर सकते हैं विद योर वॉइस कमांड्स। ठीक है। वो जो बद्दुआ देते हैं वो भी इसी तरह से ऑल्टर करने की कोशिश करती है, और जो दुआ करते हैं वो भी इसी तरह से ऑल्टर करने की कोशिश ठीक हो करती है। गया। चॉइस ऑफ वर्ड्स। चॉइस ऑफ वर्ड्स, एग्जैक्टली। चॉइस ऑफ वर्ड्स से मुझे याद आया कि ये इतना अहम रोल है कि एक किस्सा याद आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहा या रसूल अल्लाह मुझे एक अच्छा इंसान बनना है तो मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी ज़ुबान जो है इसको बेहतर करो। उस शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे कहे कि ये अखलाक और किरदार का बहुत अच्छा इंसान है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अपनी ज़ुबान को बेहतर करो, क्योंकि इंसान की ये अखलाक और किरदार का सारा दारोमदार जो है वो उसकी ज़ुबान के नीचे पोशीदा है। बेशक। अब देखें कि अगर एक बात है मैंने डिलीवर करनी है, मैं वो बात सख्त अल्फाज या कोई चॉइस ऑफ वर्ड्स हाँ, ऑफ कि कोर्स, ऑफ कोई भी कोर्स। मैं वो कोई बात आपको बतानी है वो मैं कहूँ तो आपको बुरी भी लगेगी, और फिर अगर मैं उसको दूसरे तरीके में कहूँ तो आपको अच्छी भी लग सकती है। तो बड़ा अहम रोल है सर आपकी ज़ुबान का और गुफ्तार का। हम टॉपिक से बहुत साइड पे निकल गए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। ओके। आप हैं एक्टर, एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हाँ, एक्टर। एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड, लेकिन ये वाला जो है ना आसिम, ये वाला दिखाना था असल में, क्योंकि आपके इंटरव्यूज़ देखे सुने, ज़्यादातर ड्रामा की बातें हो रही हैं और ज़्यादातर इंडस्ट्री की। मैंने भी सवाल लिखे हैं लेकिन नहीं किए, क्योंकि ये मज़ा आ रहा है आपके साथ ये गुफ्तगू मोहब्बत जो है हो आपकी। रही है। कामयाबी के लिए इंतखाब हम किस चीज़ का करें? अब देखें एक इंसान है, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं इंतखाब करना चाह रहा हूँ, मुझे कामयाब होना है, तो मैं ये कैसे मुझे अब वो पाथ वो वे मुझे नज़र कैसे मैं सेलेक्ट करूँगा कि मैं किताबें पढूँ कामयाबी के लिए, बड़ों से गाइडेंस लूँ, सोशल मीडिया या डिजिटल या टेक्नोलॉजी का सहारा लूँ, क्या करूँ? देखें, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना वो तो इस वक्त हमारी मजबूरी भी है और हमारे लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी भी है। हुँ। अगर हम टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेते तो हम समझें कुफरान नेमत कर रहे हैं। हाँ। अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बहुत ही चीज़ों को आसान कर दिया है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपके पास इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ठीक। फिंगर टिप्स पे, और दुनिया की कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है कि जो आपकी एक्सेस से बाहर हो। बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कोई माइनर सी उसकी फ़ी होगी जो आपने जमा करानी है। ठीक। तो उससे तो बेहतर है कि आप यहाँ से बस्ता उठाते और पैदल या किसी घोड़े या खच्चर पे बैठ के आप जाते और पता नहीं कितने अरसे का सफ़र तय करते, और उसके बाद जाके आप वहाँ पर पहुँचते और फिर इजाज़त मिलती तो आपको वो किताब दी जाती और वहाँ पे आप उसको स्टडी करते। ऐसे ही। तो अब तो आर्काइव्स में आपके पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है। रिसर्च के लिए
नॉलेज गेन करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास इतने बड़े बड़े और इतने रिलायबल प्लेटफॉर्म्स हैं कि आपको, अगर आप समझते हैं कि आप इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज नहीं कर रहे और आप बड़ा कोई सवाब का काम कर रहे हैं, तो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज कि यार नहीं, आप असल में कुफरान नेमत कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ पहले लाउड स्पीकर पे फतवे दिए गए, टेलीविज़न पे फतवे दिए गए, और आज वही सारे लोग ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं थ्रू लाउड स्पीकर एंड टेलीविज़न। ऐसे ही ठीक है, तो ये जो टैबूज़ हैं ना हमारे, इससे अगर हम बाहर निकल आएँ एक दफ़ा और हम इस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखें और इसको अडॉप्ट करें, और हम वो नॉलेज और स्किल और वो सारी चीज़ें हासिल कर लें कि जिसके थ्रू हम इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर आवर कलेक्टिव बेनिफिट एंड इंडिविजुअल बेनिफिट एज वेल। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी चीज़ हमारे पास और कोई नहीं। ठीक है। अब उसके थ्रू आपने, अगर आपने कारपेंटर बनना है, आपको DIY डू इट योरसेल्फ वाली जो वीडियोस बनती हैं यूट्यूब के ऊपर, आप यकीन करें आप इतना अच्छा कारपेंटर बन सकते हैं कि इतना अच्छा। 20 साल किसी तरखान की दुकान में आप लगाएंगे तो आप नहीं बन नहीं बन सकते, सकते। क्योंकि वो आपको उसी घिसे पिटे पैटर्न पर लेके रखेगा। मतलब कि हाँ, और इस वक्त आपके पास जो वो चीज़ें हैं वो सारी की सारी प्रिसिजन के साथ, बेहतरीन कैलकुलेशन, सारे एंगल्स, सारी वो जो ज्योमेट्री की जितनी भी है ना ड्राइंग्स के लिए जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, वो सब के सब आपके पास अवेलेबल हैं। आप बेहतरीन एंगल्स बना सकते हैं, बेहतरीन डायमेंशंस क्रिएट कर सकते हैं, और वो सारे का सारा आपको विद इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स आपको मिल सकता है। स्किल उसके ऊपर आपने खुद डेवलप करनी है। टेक्नोलॉजी का रोल है जी हाँ, कामयाबी में। बिल्कुल है जी। बिल्कुल। आपने अगर दर्जी बनना है तो दर्जी जॉर्जियो अरमानी या हाँ, वर्साचे या गुची टाइप जो है ना वो आप बने। कैसे बनेंगे? आप वहाँ पे जाएँ, उनके डिज़ाइनर्स की देखें कि वो किस तरह से, कौन से कट्स हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ सूट्स जो हैं वो अभी तक इतने अच्छे नहीं बन सके। वो 1958 के पता नहीं कौन से डिज़ाइन है, वो उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। जो नए कट्स एंड कर्व्स आए थे, वो अभी तक हमारे लोगों ने नहीं सीखे। अच्छा। हम आज भी इम्पोर्टेड सूट्स या चाइना से बन के आता है, थाईलैंड से बन के आता है, या तुर्की से बन के आता है, हम वो पहनते हैं और हम बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वो वाकई अगर वो साइज़ 50 है तो वो 50 ही है, और वो आपकी बॉडी कर्व्स के साथ जुड़ा हुआ है जुड़ा और हुआ लगता है कि आपके लिए बना है। आपके लिए बना है। और हमारे वाला जो है वो उसका कोई पता नहीं कि वो 54 में आपको वो वाला साइज़ मिले या 48 में मिले। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मतलब मैं जैकेट खरीदने के लिए गया था अभी, तो मुझे यही फील हो रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आप अपने लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं और उन बेचारों के आगे वो स्किल्स ही नहीं है। ऐसे ही। तो अगर आप वो बनना चाहते हैं तो भी अच्छा, आप वेल्डिंग करें, आप ग्रिल्स बनाएं, आप गेट्स बनाएं, आप उसमें कुछ इनोवेशन लेके आएं, तो आप चीज़ों को बेहतर करने के लिए इस पूरी जितनी भी आपके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जी, जी। अपने बेनिफिट के लिए भी और कलेक्टिव बेनिफिट के लिए भी। लेकिन हमारे यहाँ उसको चूंकि हमेशा से रुकावट हमने हाँ, पैदा का करनी होती है सामना पहले। बिल्कुल ऐसे। हम चाहते हैं कि नहीं यार, बस वो जो परदादा बाबा जी ने जो किया था ना, बस उसी को हमने लेके चलना है, हमने आगे नहीं जाना। वो कहीं ये काफरों ने ये ना कर दी। काफरों ने तो इसलिए किया क्योंकि ह्यूमन ने तो इन्वॉल्व हाँ, होता है ना, इवॉल्व होना है, उसने तो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होके ग्रो करना है आगे। आप नहीं करेंगे, कोई और कर लेगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई और कर कोई लेगा। और कर लेगा। मैं पिछले हफ्ते प्रोग्राम कर रहा था फूड के ऊपर। मैं एक ये अपारा में जलेबी वाला था। जी जी। मैं कहा कितने अरसे से? कहते हैं 35 सालों से। हम्म। मैंने कहा 35 साल तुमने इधर ही गुजार ली? कहते हैं इस्लामाबाद की सबसे पहली फेमस शॉप यही है जी हाँ। जलेबी की, हमारे बाप दादा। मैं कहा तो तुम्हें भी 35 साल हो गए हैं और यही कर रहे हो? तो बात वही आपकी है कि इनोवेटिव कुछ नहीं है, कोई क्रिएटिव काम नहीं है, तो वो बाप दादा को ही फॉलो करते करते उसके अंदर वो देखें, वो जो वो घोटू सा वो जो हाँ, कर रहे होते हैं, हाँ। उसको मशीन बना लेते हैं उसके लिए। मशीन बना लो, कोई कोई क्रिएटिव काम करो, मैक्सिमम कोई आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशन दो आपने थोड़ी। गुजरात गुजरांवाला जाना है इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, उनको आपने डिज़ाइन देना है, उनको समझाना है कि ये चीज़ है, हम यूँ करना चाह रहे हैं, वो बना देगा आपको। पहली गलत बनेगी, दूसरी गलत बनेगी, 10वीं तो जाके ठीक बन जाएगी ना। अभी आपकी वो बात समझ आ गई है कि हमारे बड़ों ने बड़े गलत फैसले किए, वो ये वाले। एग्जैक्टली सप्रेस करना था। मतलब एक स्प्रिंग है जिसकी नेचर में है कि उसने उछलना है, उछलना है। तो आप बजाय इसके कि आप उसको खाली प्रोटेक्ट करें कि कोई और ना दबा दे इसको, कि किसी और ने दबा दिया तो उछल के जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा, आप उसको ऊपर से प्रोटेक्ट कर दें, लेकिन उसको स्प्रिंग रहने दें, वो उछलेगा नहीं कभी भी। अगर आपने उसको पकड़ लिया यूं,
तो फिर उसको जब भी मौका मिलेगा ना, तो वो ज़रा सी भी कोई छूट मिली ना, वो प्रिंग करके जाएगा और इतना दूर जाएगा कि आपकी सोच है। ऐसे ही है। आजकल के जो आसिम भाई हमारी जो यंगस्टर्स हैं, हमारी यूथ है, शॉर्टकट के बहुत चक्करों में है। हर बंदा पहले मेहनत ज़्यादा होती थी, लेकिन आजकल का जो नौजवान है ये शॉर्टकट के बहाने ढूँढता है, या काम करने मेहनत करने की सलाहियत इनमें नहीं है, दिल नहीं करता, क्या वजह है? जुगाड़ू सिस्टम। हाँ, जुगाड़ का वाक़ई हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। लेकिन जुगाड़ हम इसको थोड़ा-सा पॉज़िटिव साइड पे भी लेके जा सकते ठीक है। हैं। हम उसकी पॉज़िटिविटी को इग्नोर नहीं कर सकते। जुगाड़ बेसिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी मसले को हल करने का एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालें। बिल गेट्स ने वो कहा था ना कि मैं सबसे ज़्यादा जो मेरे पास लोग हैं वो हैं लेज़ी लोग, लेज़ी। ठीक है? अच्छा। कि जो लेज़ी होता है वो शॉर्टेस्ट वे ढूँढता है हाँ, टू रिज़ॉल्व एनी इश्यू ना। ठीक है। तो वो जो कोई भी इस तरह के उनके जो मसले-मसाइल होते थे प्रोग्रामिंग के या कुछ भी, तो उसमें वो जो लेज़ी बंदा होता था ना, वो कहता था कि नहीं, ये इसके हवाले कर दो, और वो वाक़ई में शॉर्टेस्ट पॉसिबल या जो ईज़ीएस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो निकालता था, क्योंकि उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। तो उसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते, वो भी एक पॉज़िटिविटी है। जुगाड़ करने के लिए भी अक्ल होनी चाहिए ना, अकल होनी चाहिए। तो वो जो अक्लमंद होगा वो बेहतर जुगाड़ कर लेगा। लेकिन जो बस सर से उतारने वाला है, जुगाड़ का मतलब है आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, ठीक है ना? लेकिन वो सॉल्यूशन सस्टेनेबल हो। वो ये जुगाड़ ना हो कि इस मेज़ के नीचे हमने 2 ईंटें रख दी हैं और बस वो कर दिया, नहीं, वो जुगाड़ ये है कि इस मेज़ की अगर नीचे वाला उसका पैर जो है वो टूट गया है, तो हम लकड़ी लेके आएँ और उसको उसके मुताबिक करके खुद मुरम्मत करें और उसका एक बेहतर जुगाड़ निकालें। बजाय इसके कि हम डिपेंडेंट हों कारपेंटर पे, हम खुद अपनी स्किल डेवलप करें और उसको हम बेहतर सॉल्यूशन लेके आएँ, कम खर्चे में। ये जुगाड़ है। वो दूसरी जुगाड़ जो है ना, वो मुझे नहीं समझ नहीं आती। पसंद। अच्छा। लेकिन जो बच्चों का और नौजवानों का जो आपने कहा कि वो लेड बैक एटीट्यूड है उनका और वो मेहनत नहीं करना चाह रहे, ये अनफॉर्चुनेट है। रीज़न बीइंग कि जो बड़े हैं ना, उनकी भी शायद वो स्किल डेवलप नहीं हुई, उनका भी वो टैलेंट या वो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस या वो विजन नहीं है कि जो उनको कोई बेहतर सोल्यूशन दे सकें ठीक है। या सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए मटेरियल ही दे सकें। मिसाल के बिल्कुल। तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं इस वक्त चॉकलेट केक खाऊं, हाँ। और मेरे पास डो भी आ गया है, हुँ। चॉकलेट पाउडर भी है, दूध भी है, सारा कुछ है, शुगर भी है, अवन भी है, लेकिन उनके पास शायद वो चीज़ें नहीं हैं, और अगर इंग्रेडिएंट्स मौजूद भी हैं सारे के सारे, तब भी उनको तरीका ही नहीं आता कि उनको बनाएंगे कैसे, बनाएँगे कैसे? ठीक है? तो ठीक वो या तो उसको बिल्कुल ही छोड़ देंगे, है। हाँ। या अगर बनाएंगे तो कोई छोटी-मोटी कोई ब्राउनी सी बना लेंगे और बस अपना वो 2 बाइट्स जो उन्होंने खाने हैं वो खा लेंगे। हाँ, सो मिसाल देने की कोशिश कर रहा था मैं कि अगर शायद इस तरह से समझ गया। एक्सप्लेन हो सके। वो उनको ना सॉल्यूशंस नहीं दिए गए। जी। आपके मैंने जैसे कि इंट्रो में ही कहा कि आपके जितनी भी इंटरव्यूज़ मैंने लोगों के देखे, आपके साथ इंटरव्यूज़ हुए, हर इंटरव्यू में आपका इंट्रो यही दिया गया, स्टार्ट ही यहीं से कि परिज़ात, परिज़ात, परिज़ात। मेरी आदत है कि मैं सबसे हर बंदे की अपनी नेचर होती है, कोई कहता है मैं इसको कॉपी करूँ, कोई कहता है मैं सबसे अलग करूँ। मेरी आदत है मैं सबसे अलग करता हूँ। ठीक है। आपसे सबने पहले सवाल ही यही किए। मैं सबसे आखिरी सवाल आखिरी आपसे ये करूँगा कि सवाल। परिज़ात का एक्सपीरियंस आपके कैसा था? अच्छा, परिज़ाद का एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। रोल असल में मेरे लिए कुछ और सिलेक्ट किया गया था डायरेक्टर की तरफ से, और डायरेक्टर साहब ने जब मुझे बताया कि जी ये वाला रोल है और ये वो, तो फिर उसके थोड़े दिनों के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो वाला रोल नहीं है, अब ये वाला रोल है। अच्छा। मैंने कहा जी आई ट्रस्ट योर जजमेंट, क्योंकि आपके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, सो यू नो बेटर कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा कि आपके लिए, वैसे तो मैंने कुछ और सोचा हुआ था, लेकिन ये वाला रोल भी मुझे ये लगता है कि आप इसको बहुत अच्छा कर लेंगे। हुँ। तो मैं उनका शुक्रगुजार रहा कि चलें, आपने इतना ट्रस्ट किया मेरे ऊपर। मुझे पता नहीं था कि ये है क्या। अच्छा। मुझे वही लास्ट मिनट आधा घंटा पहले स्क्रिप्ट मिला, हाँ। अच्छा ये बोलना है। मैंने कहा ये चलें ठीक आपका है, टैलेंट है कि ये आप बोला। आधे घंटे में पिक कर जाते हैं? बस वो मुझे नहीं पता, गॉड गिफ्टेड वही है। है शायद। और मैंने वो कर लिया। फिर उसमें थोड़ा-सा वो एलिमेंट वो भी दिखाना था कि नशे में है हाँ। बंदा और वो थोड़ा टिप्सी सा और गलत किस्म की बातें हाँ, करता है और ये। बिल्कुल। अब फिर उसमें चूँकि मैं इस तरह का कभी रहा नहीं, अच्छा। तो मुझे बड़ा मसला, मैंने कहा यार मैं कैसे करूँ? हाँ। क्योंकि मैं औरतों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे
अभी तक अल्लाह का शुक्र है, मेरे जितने भी जो मेरे जानने वाले, मेरे ताल्लुक़ वाले जो लोग हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, उनसे अगर आप कभी भी मेरे बारे में पूछें तो उनकी शायद पहली या दूसरी स्टेटमेंट ये होगी कि उसने हमें आज तक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। ठीक है। और अगर कभी कोई किसी ने मेरे साथ गलत भी करने की कोशिश की है, मतलब ज़ाहिर है गुस्सा भी आता है, सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको जो उनकी ड्यू रिस्पेक्ट है वो मैं ज़रूर दूँ। अगर मैं उनको कोई नुकसान पहुँचा सकता हूँ तो वो मैं ना पहुँचाऊँ। ये तरबियत है ना सर आपकी, दादा की। तो वो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे हाथ में अगर मौका भी आए, तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको कोई नुकसान ना पहुँचाऊँ। हाँ, चलें, कभी किसी को सबक सिखाना होता है, समझाना होता है, कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो आप उसको एक हल्का-सा एक वो कोशिश फ़ीलर जो करता है ना, हाँ, वो दे हाँ, देते हैं कि अगर बिल्कुल। ये देखो, ये यूँ करोगी तो इससे ये मसला हो जाएगा, या इवन लड़कों को भी या दोस्तों में, कि अगर ये करोगे तो ये वाली प्रॉब्लम होगी। तो वो अपने एक्सपीरियंस से या अपनी जो चीज़ें हैं, उनके साथ आप दूसरे को समझा सकते हैं, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑल। ठीक। तो अब ये वाला जो था, ये बेसिकली एक ठरकी आदमी है। हाँ। अब वो ठरक कैसे झाड़ी जाए नेचर ही नहीं है। वो समझ नहीं आ रही थी मुझे। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी ज़रा कोई एक गुज़ारा एक आध करें। टिप दे दें मुझे कि मैं करूँ क्या? तो उन्होंने कहा कि बस तुम इस तरह से कर लो कि जैसे एक वो शायर है लेकिन वो शायर नहीं है, हाँ, और वो कुछ बनने की कोशिश कर कोशिश रहा कर है, रहा और है। वो somebody who हाँ, wannabe है, हाँ, ही बिल्कुल, प्रिटेंड्स टू बी, लेकिन बिल्कुल। ही इज़ नॉट दैट। फिर ज़ाहिर है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आपके सामने आए गुज़रे होते हैं कि जो प्रिटेंड टू बी होते हैं, बहुत वॉनाबीज़ ज़्यादा होते हैं। है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ यार, अच्छा चलो फिर मैं वो नहीं, वो था नहीं, मैंने कहा फिर चलो मैं इस तरह का कुछ करता हूँ कि जो शायद नहीं हुआ अभी तक, तो बस वो कोशिश की मैंने थोड़ी सी। तो दूसरे को एक्सप्लॉइट करना या उस तरह से वो करना, और फिर वो एक थोड़ी सी स्किल डेवलप की मैंने कि यार ये चीज़ जो है इस तरह से करनी पड़ेगी, और फिर वही सोचना कि अगर मैं इस तरह के सिनेरियो में हूँ और मैं इस तरह का इंसान हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा। ठीक है। तो उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग जो रहा एक्सपीरियंस मेरा, वो था जब मेरा तीसरा सीन, उसमें टोटल मेरे 3 सीन हैं। सबात में मेरे कोई 22 अपीयरेंसेस हैं। सबात किसी को याद भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था। वो जो कैरेक्टर था वो बड़ा पॉजिटिव, बड़ा सपोर्टिव, बड़ा इस तरह का। तो वो मेलो सा और इस तरह का इंसान था, तो वो किसी को भी नहीं याद रहा। लेकिन इसमें सिर्फ़ 3 अपीयरेंसेस हैं, और वो तीनों अपीयरेंसेस जो हैं वो इतनी कोई प्रोमिनेंट हो गई, इतनी हाइलाइट हो गई कि हर बंदा वो ये परिज़ाद वाला है। वो मैंने कहा हाँ जी, आई एम द बैड गाय जहाँ मैं वही बुरा बंदा हूँ मैं। अब ये है कि अच्छा, अब तो जो तीसरा वाला था उसमें था तकरीबन कोई 3 डिफरेंट पेजेस थे, जिनके ऊपर एक लंबा चौड़ा डायलॉग था। तो मैंने उनसे मशवरा किया डायरेक्टर साहब से, मैंने कहा जी साहब भाई ये गुज़ारा करें थोड़ा। अहमद अली अकबर भी साथ था, परिज़ाद जी, जी। वो भी था, मैं भी था, और छोटे भाइयों की तरह ही इज़ अ वेरी डिसेंट गाय, और बहुत सपोर्टिव है, बहुत कोऑपरेटिव है। तो जब शहज़ाद कश्मीरी शहज़ाद भाई को मैंने कहा कि जी अगर हम इसको यूँ कर लें, हाँ, अहमद ने भी कहा कि हाँ वाक़ई। मैंने कहा जी देखें, ये बंदा जब पहले आया था मेरे पास, तो उस वक़्त मैं यहाँ पे था और ये यहाँ पे था, और मैं इसको बड़े लेक्चर्स दे रहा हूँ, बड़े मतलब वो होता है ना, हाँ, बड़े-बड़े अल्फ़ाज़ इसके ऊपर मैं फेंक हाँ, रहा हूँ कि यूँ करो तो मैं बड़ा यूँ हूँ। करो तो मैं फलाँ हूँ। तो मैं बड़े अपने लाइफ़ एक्सपीरियंसेस जो है ना, मैं उसके मुताबिक इसको डायलॉग्स बोल रहा हूँ, और मैं बड़ा शातिर इंसान हूँ। हाँ, और अब चूँकि मैं जिसको रिपोर्ट करता था या जिसका मैं हाँ, सबऑर्डिनेट था, वो यहाँ पे था। जी, तो ये डायरेक्टली अब यहाँ पे आ गया। हाँ, जब आप इससे इतने लंबे चौड़े डायलॉग्स बुलवाएँगे कि अच्छा नहीं मेरी शायरी वापस करो, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तो फलाने होटल में, मैंने कहा ये आप इसको यहाँ से इधर लेके आ रहे हैं। तो वो जो स्टैचर इसका डेवलप हो चुका है अभी, उसको हम ना डिस्टर्ब करें। तो मैं चूँकि इतना समझदार हूँ कि मैं पहले इसको समझा रहा था, तो जब मेरे सर पे पड़ी है तो मैं तो ऑटोमैटिकली समझ गया कि अब मैंने क्या गेम करनी है। तो मैंने कहा जी मैं सरेंडर कर दूँगा, मैं सबमिशन पे चला जाऊँगा। और ये मेरा हाल है 5 या 6 लाइन्स थी ना शुरू वाली। मैंने कहा इस पे ही रोकते हैं, और ये अगला जो है ना, ये पूरे 2 पेजेस ये इस कैरेक्टर को डैमेज करेगा, इसलिए नहीं करते। और मैंने कहा अच्छा, हाँ वैसे कॉन्सेप्ट तो अच्छा है लेकिन पहले करके देखते हैं। अच्छा, हमने शुरू किया। अच्छा, अभी मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी हम रिहर्स कर रहे हैं। हाँ, सीआर कर रहे हैं। तो वो जब हम बेसिकली वो रिहर्सल ही थी, आधे में उन्होंने रोका, अच्छा हाँ दोबारा आएँ। वो दोबारा आया और वो शूट हो गया, और अब मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक दफ़ा और होगा लेकिन वो नहीं हुआ। तो वो उसी में उनको भी बड़ा अच्छा लगा, अहमद को भी बड़ा अच्छा लगा। फिर अहमद ने भी अपने एक्सप्रेशंस चेंज किए उसके अकॉर्डिंगली, फिर मैंने भी वो, तो वो चीज़ एक थी कि जो मुझे मतलब
मैंने कहीं और इसका ज़िक्र नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि वो तीसरा सीन जो है उसमें मेरा ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट था और मज़ा आया। हमें भी आपके साथ प्रोग्राम का बहुत मजा आया है। मसला पता है यहाँ पर ये है कि पीछे से कैमरामैन बार बार कह रहा है कि टाइम ओवर हो गया है, टाइम ओवर हो लेकिन गया। आपके साथ बात करने का इतना दिल कर रहा है कि ये चलती रहे, गुफ्तगू होती रहे। नहीं, नहीं, इंशाल्लाह ज़िंदगी अ, रही तो दोबारा करेंगे। जरूर करेंगे सर। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके वक्त का, और आपका शुक्रिया, आपकी आपके इधर आपकी हाजिरी का। मोहब्बत का सर, शुक्रिया, ये आपने आपकी बुलाया। मोहब्बत है सर। इंशाल्लाह आपको हम परिज़ात से 100 गुना ज़्यादा ऊपर के प्लेस में देखेंगे, और आपके ऊपर सूट करता है ये मैं आपको पर्सनली आपको बार-बार कि नेगेटिव आपके कैरेक्टर? नहीं सर, अच्छा। नहीं, नहीं, नहीं। सर आप स्क्रीन पे बहुत अच्छे लगते हैं, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह थैंक यू सो आपको मच, खुश थैंक यू, रखे। जज़ाकल्लाह। आपके आने का बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।